जब एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटते हैं तो नए बॉन्ड बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर A2B2 में पर यूनिट टाइम कॉलिजन ज्यादा हुए तो पर यूनिट टाइम प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा ना। तो रिएक्टेंट 100% खत्म नहीं होते, तो रिएक्शन नेवर गोज टू। और रिएक्टेंट अगर खत्म नहीं हुआ तो हम कहते हैं रिएक्शन भी कभी खत्म नहीं होता। एक टाइम ऐसा आएगा जब फॉरवर्ड का रेट बैकवर्ड डायरेक्शन के रेट के बराबर हो जाता है। हेलो मेरे बेटा, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का इस अमेजिंग सी सीरीज में बेटा, जिसका नाम है माइंड मैप सीरीज फॉर नीट एस्पिरेंट्स। तो बेटा जल्दी जल्दी आ जाओ, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर करने जा रहे हैं। ऐसा चैप्टर करने जा रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी। अच्छे से देखना लेक्चर, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में इसके सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स अपन कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे और बेटा इस चैप्टर को अपन परफेक्ट बनाते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होगा बेटा इस चैप्टर को रिवाइज करने का। तो चलो शुरू करते हैं इस जर्नी को, बहुत बहुत मजा आएगा और केमिकल इक्विलिब्रियम को बहुत अच्छे से अपन सीखते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है, सर इस लेक्चर के अंदर आप क्या क्या हमें कराने जा रहे हो? तो बेटा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि भाई केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर बहुत सारे आपने न्यूमेरिकल देखे हैं, तो वो सारे आज आपको करने आ जाएंगे बेटा अच्छे से। उसके अलावा हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करेंगे अच्छे से, जिसको अल्फा से भी दिखाते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं आपको न्यूमेरिकल करने के भी तरीके सिखाऊंगा मेरे बेटा। उसके बाद इस चैप्टर के एंड में आता है ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ये क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। देखो बेटा मैं एक चीज बता दूं, मैं अगले 1 घंटे के अंदर इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करने की कोशिश करूंगा। ये एक ऑसम रिवीजन का शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में बेटा रिवीजन करने का ये बेस्ट तरीका है। इन छोटे छोटे लेक्चर्स को देख के अपने बेटा सारे कंसेप्ट्स को फिर से रिवाइज कर लेना, ठीक है। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है इन्हीं चैप्टर्स को, तो मेरे बेटा आप यकीन बैच में आप हमारे वहां पे लेक्चर देख सकते हैं, बहुत डिटेल में वहां पे भी हम लोगों ने ये कराया हुआ है बेटा। तो शुरू करते हैं बहुत ही मजेदार वाली रिवीजन केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो स्टार्ट करें, आर यू गाइज रेडी? बहुत बढ़िया। तो चलो मेरे बेटा शुरू करते हैं। तो मेरे बच्चों के मन में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ रहा है कि सर केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, हमें यही बताओ। केमिकल इक्विलिब्रियम बताने से पहले मैं कुछ छोटे छोटे आपको बेसिक बताता हूं। आपने मेरे बेटा पढ़ा होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो वही मैं बेटा पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैसे कैसे होता है, फिर वहीं से एक्सप्लेन होएगा केमिकल इक्विलिब्रियम। तो सुनो, मान लो बेटा जी एक बर्तन है, उस बर्तन में मैंने एक केमिकल स्पीसीज ले ली A2 गैस, ठीक है सर। और उसी बर्तन में मैंने दूसरी केमिकल स्पीसीज ले ली B2 गैस, ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब यहां पर देखो बेटा, A2 में A और A के बीच में बॉन्ड है, बिल्कुल सर दिख रहा है। B2 में B और B के बीच में बॉन्ड है, ठीक है सर। तो एक बर्तन में हमने शुरू में ये 2 केमिकल स्पीसीज ले ली। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, ये गैस है, ये रुके रहेंगे या चलते रहेंगे? अब यह गैस है ना, तो ये पार्टिकल चलते रहेंगे A2 और B2 के, और रैंडमली चलते चलते आपस में टकराएंगे। और जब आपस में टकराते हैं ना, इनमें एनर्जीज का एक्सचेंज होता है बेटा, एनर्जीज का आदान प्रदान होता है। और आपको पता है बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या चाहिए? बॉन्ड तोड़ने के लिए चाहिए होती है एनर्जी। तो इनके आपस में टकराने से एनर्जीज का एक्सचेंज होता है और उस एनर्जी एक्सचेंज से एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटने लगते हैं। ओके सर, ऐसे B2 में भी BB के बीच के बॉन्ड टूटने लगे। और बेटा जी जब एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटते हैं तो नए बॉन्ड बनने स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सर। तो आज के बाद ध्यान रखना, अगर किसी बर्तन में 2 केमिकल स्पीसीज आप लेते हो तो वो 2 केमिकल स्पीसीज आपस में टकराएंगी, उससे एनर्जीज का एक्सचेंज होएगा और उससे एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटेंगे। और जब एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटते हैं तो नए बॉन्ड बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखो A और B में बॉन्ड बनने लगा और धीरे धीरे बनते बनते बेटा आपकी एक नई प्रकार की केमिकल स्पीसीज बन जाती है AB। तो इसी पूरे प्रोसेस को मेरे बेटा अपन बोलते हैं, इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आगे इतनी सी बात समझ में, ठीक है जी।
तो पता लग गया केमिकल रिएक्शन क्या होता है। किसी बर्तन में अगर हम कुछ केमिकल स्पीसीज लेते हैं तो वो केमिकल स्पीसीज आपस में टकराती हैं। कॉलिजन बहुत जरूरी है मेरे बेटा, क्योंकि कॉलिजन होने पर ही एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटेंगे, और जब एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटेंगे तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे, तो नए प्रकार की केमिकल स्पीसीज बनती है। इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है सर, एक प्रकार की केमिकल स्पीसीज दूसरे प्रकार की केमिकल स्पीसीज में कन्वर्ट हुई, बट कैसे? कॉलिजन के जरिए। अगर रिएक्टेंट, बेटा जो शुरू में लेते हैं ना केमिकल स्पीसीज, उसको अपन रिएक्टेंट बोलेंगे। ठीक है सर, ये जीवन भर अब याद रहेगा। जो शुरू में लेते हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है सर, और जो फाइनली नई केमिकल स्पीसीज बनी उसको अपन प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है सर, आ गई इतनी सी बात समझ में। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये कैसे हो रहे हैं? ड्यू टू कॉलिजन। ठीक है सर, एक चीज जीवन भर समझ में आ गई अब। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड, ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड टू गिव प्रोडक्ट। बिल्कुल सर, ये बात अपन को समझ में आ गई। अब भाई किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मेरे साथ साथ सोचो, केवल मुझे ही ना बोलना पड़े, आपको भी बोलना है मेरे बेटा। ठीक है। तो भाई किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक प्रकार की केमिकल स्पीसीज दूसरे प्रकार की केमिकल स्पीसीज में कन्वर्ट हो रही है, और ये कन्वर्जन किसकी वजह से हो रहा है? ये कॉलिजन की वजह से हो रहा है। ठीक है सर, तो आपको विद टाइम क्या दिखेगा ना बेटा? A2 और B2 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होने लगेंगी, क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट हो जा रही हैं, और विद टाइम इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई। विद टाइम हमें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन घटती हुई दिखेगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती हुई दिखेगी। सही बात है। तो पर यूनिट टाइम कितनी तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसी को अपन दिखाते हैं एक नई टर्म से, जिसका नाम है बेटा जी रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है सर, समझ में आ गया? रेट ऑफ रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? कितनी तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। इट रिप्रेजेंट्स स्पीड विद विच reactants, it represents speed with which, okay, it represents speed with which reactants are getting converted into product, with which reactants are getting converted into product। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। अब मेरे बेटा जी आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक क्या क्या पढ़ा है आओ समराइज करो मेरे साथ। देखो कुछ भी रटने वाली चीज नहीं होगी, मैं बेसिक से बता रहा हूं ताकि आपको केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत परफेक्टली मेरे बेटा समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। कोई केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक प्रकार की केमिकल स्पीसीज किसी दूसरे प्रकार की केमिकल स्पीसीज में कन्वर्ट हो रही हैं। यह कन्वर्जन कैसे होता है? जब रिएक्टेंट आपस में टकराते हैं तभी यह कन्वर्जन पॉसिबल है, बिना कॉलिजन के प्रोडक्ट नहीं बन सकता। ठीक है। फिर एक नई चीज हमने दी कि भाई विद टाइम A2 और B2 की कंसंट्रेशन घटेगी और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो विद टाइम कितनी तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसी को अपन दिखाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से। और रेट ऑफ रिएक्शन पे बेटा सबसे पहले जो बात करी अच्छी वाली वो था मेरे बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या? लॉ ऑफ मास एक्शन। ये सारी चीजें एनसीईआरटी में कवर है, एक एक पॉइंट कवर करूंगा मेरे बेटा, तो ध्यान से देखना मेरे बच्चे। ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये क्या होता है सर? तो सुनो, इसने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में ही कुछ बात करी थी। देखो कैसे, मान लो जी रिएक्शन वही है, A2 गैस, ठीक है सर, B2 गैस से रिएक्ट कर कर दे रहा है प्रोडक्ट, मान लो 2AB गैस। ठीक है जी। अब लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या बोला? देखो आप लोग लॉजिकली सोच के बता दोगे, मेरे साथ साथ सोचना बेटा जी। ठीक है, चलो आओ। अब मुझे आप लोग बताना, रिएक्टेंट कोलाइड करते हैं आपस में तभी प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। एक बार इस बर्तन में 10 A2 के पार्टिकल थे, 10 B2 के पार्टिकल थे। ठीक है। तो बेटा ये रैंडमली चलते चलते आपस में कोलाइड करेंगे,
तो एक सेकंड में A2 और B2 के बीच में कुछ कॉलिजन्स होंगे ना भाई। हो सकता है एक कॉलिजन हुआ हो एक सेकंड में, हो सकता है 5 कॉलिजन हुए हो A2 और B2 में, ठीक है जी। तो कुछ कॉलिजन हो रहे होंगे एक सेकंड में, ठीक है। अब मान लो इसी बर्तन में, सोच के बताना मेरे बेटा, मान लो इसी बर्तन में A2 के 1 करोड़ मॉलिक्यूल, B2 के भी 1 करोड़ मॉलिक्यूल। अब मुझे बताओ किस केस में पर यूनिट टाइम A2 और B2 में ज्यादा कॉलिजन होंगे, जब पार्टिकल 10-10 थे तब, या जब पार्टिकल की संख्या A2 और B2 की संख्या 1 करोड़ 1 करोड़ है, कब पर यूनिट टाइम कॉलिजन ज्यादा होंगे? ऑब्वियस है, जब A2 और B2 1 करोड़ 1 करोड़ होंगे बर्तन में, तो पर यूनिट टाइम A2 और B2 में कॉलिजन ज्यादा होंगे। बिल्कुल सर। और अगर A2 B2 में पर यूनिट टाइम कॉलिजन ज्यादा हुए तो पर यूनिट टाइम प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा ना। हाँ, और अगर पर यूनिट टाइम प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होएगा ना। यही कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर बर्तन में रिएक्टेंट की मात्रा ज्यादा है तो पर यूनिट टाइम कॉलिजन ज्यादा, पर यूनिट टाइम कॉलिजन ज्यादा तो पर यूनिट टाइम प्रोडक्ट ज्यादा, पर यूनिट टाइम प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। इसका मतलब अगर बर्तन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होएगा। यही होता है मेरे बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन। आ गया ना समझ में? बिल्कुल लॉजिकल था। तो यही है मेरे बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या कहता है? किसी भी इंस्टेंट पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसी इंस्टेंट की रिएक्टेंट की मात्रा। ओके ओके, बट ध्यान रखना बेटा, मैं तो यहां ये बोल रहा हूं कि A2 और B2 की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होएगी बर्तन में उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होएगा। बट ध्यान रखना, इसने इसको कंसंट्रेशन नहीं बोला था, लॉ ऑफ मास एक्शन ने इनको एक्टिव मास बोला था। बट एज ऑफ नाउ मैं कहीं भी एक्टिव मास बोलूं तो बेटा जी आपको समझ जाना है मैं मोलर कंसंट्रेशन बोल रहा हूं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो लॉजिकल है ना? अगर बर्तन में A2 और B2 किसी इंस्टेंट पर ज्यादा है तो पर यूनिट टाइम कॉलिजन ज्यादा होंगे, पर यूनिट टाइम प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, रेट ज्यादा होगा। तो यस, यही तो है लॉ ऑफ मास एक्शन। किसी भी इंस्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन उसी इंस्टेंट पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है उसके प्रोपोर्शनल होता है। बहुत बढ़िया। एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ऐसा भी बोला। बट यहां तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 है तो पावर 1 1 करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। तो लो जी लो, लॉ ऑफ मास एक्शन मेरे बेटा जी को समझ में आ गया। जिस समय का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है वो उसी समय की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे निर्भर करता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, उसे बोलते हैं बेटा रेट कांस्टेंट। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। लो जी लो, यही है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन, बिल्कुल इस रिएक्शन के लिए। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, आप ध्यान से सुन लेंगे फिर से। आओ, किसी भी इंस्टेंट पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसी भी रिएक्शन का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसी इंस्टेंट पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है सर, आ गई बात समझ में, बहुत बढ़िया। अब चलो किसी रिएक्शन के लिए मैं आपसे पूछता हूं, अब आप लोगों को बताना है, मेरे को नहीं बताना, मेरे बच्चे बोलेंगे, बैठे बैठे चिल्ला के बोलो। ये एक रिएक्शन है बेटा, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग 2NH3 गैस। मैं कह रहा हूं इसका लॉ ऑफ मास एक्शन लिखो। कैसे लिखोगे? किसी भी इंस्टेंट पर इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो उसी समय के, बेटा देखो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया था के, इसी को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। और ये किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ये फिक्स वैल्यू होती है, ये कभी चेंज नहीं होती उस रिएक्शन की एक्सेप्ट टेम्परेचर। ठीक है? हाँ ठीक है सर, ठीक है, ओके। अब मैं कह रहा हूं इसके लिए लिखो। कैसे लिखोगे लॉ ऑफ मास एक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट और उसी समय की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। बहुत बढ़िया। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल, एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहां स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1, यहां 3 है तो 3। लो जी, आपने इस रिएक्शन का लॉ ऑफ मास एक्शन लिख डाला। अब चलो एक और रिएक्शन का पूछ रहा हूं, मेरे बच्चे लिखेंगे 2SO2 गैस
प्लस O2 गैस गिविंग 2SO3 गैस। कम ऑन, इसका लॉ ऑफ मास एक्शन लिखो बेटा जी, जल्दी बोलो बोलो बोलो। किसी भी समय का रेट ऑफ रिएक्शन, उसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हर रिएक्शन के लिए फिक्स होता है, एंड उसी समय की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट तो SO2 और O2 है, एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 1। बहुत बढ़िया, मेरे बच्चों को अच्छे से अब लॉ ऑफ मास एक्शन लिखना आ गया, बहुत बढ़िया। चलो अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं, सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, अब आपको इक्विलिब्रियम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो कंसेप्ट समझना मेरे बेटा बहुत जरूरी है, बिना कंसेप्ट समझे कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल परफेक्ट करने हैं तो बेसिक थियोरेटिकल कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होना जरूरी होता है, इसीलिए मैं पहले केमिकल इक्विलिब्रियम थियोरेटिकली परफेक्ट कर रहा हूं ताकि आपको इसके क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए। और ये एक चीज ध्यान रखना, जिस समय का रेट निकाल रहे हो ये रिएक्टेंट की उसी समय की कंसंट्रेशन होनी चाहिए, ठीक है सर। अब ध्यान से देखना मेरे बेटा जी, अब रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, क्या है, कैसे सर, चलो समझा देता हूं। रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेरे बेटा जी इर्रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है सर, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। एक होते हैं मेरे बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन, ओके। क्या डिफरेंस है सर, तो चलो मैं बता देता हूं। दुनिया में कुछ रिएक्शंस ऐसे देखे गए हैं जिनमें आप रिएक्टेंट लो, आपस में टकराएंगे, प्रोडक्ट बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे और रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा कभी ना कभी। जैसे कि मान लो HCl प्लस NaOH, इनको आप रिएक्ट कराओ, ये आपस में टकराएंगे, टकरा के मेरे बेटा प्रोडक्ट देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे, ये इसमें कन्वर्ट होते चले गए कन्वर्ट होते चले गए, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना जब ये खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे रिएक्शन जो थ्रू आउट एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऐसे रिएक्शंस को अपन बोलते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन मेरे बेटा, ठीक है। और इनमें रिएक्टेंट गेट्स कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, कोई ना कोई रिएक्टेंट 100% खत्म हो जाएगा। तो अगर रिएक्टेंट खत्म हो जाता है तो हम कहते हैं रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गया, ओके जी। तो रिएक्शन मूव्स ओनली इन वन डायरेक्शन, ओके। अगर रिएक्शन मेरे बेटा एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो लगातार इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो रिएक्टेंट कभी ना कभी तो खत्म होंगे ना, हाँ सर। तो रिएक्टेंट्स गेट कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, पूरे पूरे खत्म हो जाते हैं, ठीक है सर। तो सर कोई एग्जाम्पल इसका, मेरे बेटा जनरली जो आयोनिक रिएक्शन होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं, वो देखा गया है इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है सर। आयोनिक रिएक्शंस जनरली और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, ये सब इरिवर्सिबल होते हैं। बट दुनिया के 99.9% रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं। अब आप कहोगे सर रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, बेटा जी सुन लो, दुनिया के ज्यादातर रिएक्शंस में देखा गया है कि आपने शुरू में रिएक्टेंट लिया, ठीक है सर, मान लो मैंने रिएक्टेंट ले लिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो बेटा ये आपस में टकरा के प्रोडक्ट देना शुरू करेंगे, बिल्कुल सर, अमोनिया बनने लगा। बट देखा गया है जैसे ही प्रोडक्ट बनने लगते हैं ये प्रोडक्ट भी आपस में टकरा के वापस से रिएक्टेंट देना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ बेटा, दुनिया के 99.9% रिएक्शन तो ऐसे ही होते हैं कि शुरू में आपने रिएक्टेंट डाला बर्तन में, आपस में टकराएंगे, प्रोडक्ट देंगे, बट जैसे ही प्रोडक्ट बना अब ये भी आपस में टकरा के वापस से रिएक्टेंट देने लग जाएगा। तो दोनों डायरेक्शन में चलते हैं, बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। ऐसे रिएक्शंस को ही अपन रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। तो रिएक्शन मूव इन बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन, बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। बहुत बढ़िया सर, यहां तक समझ में आ गया। अब सुनो, शुरू में आपने केवल रिएक्टेंट लिया था, ये टकरा के प्रोडक्ट दे रहा है, बट धीरे धीरे कम हो रहा है, बट जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा ये फिर टकरा के वापस से ये देने लग जाएगा। तो रिएक्टेंट 100% खत्म नहीं होते, तो रिएक्शन नेवर गोज टू, और रिएक्टेंट अगर खत्म नहीं हुआ
तो हम कहते हैं रिएक्शन भी कभी खत्म नहीं होता। तो रिएक्शन नेवर गोज टू 100% कंप्लीशन। क्यों? क्योंकि भैया ये इधर खत्म होता जाएगा फॉरवर्ड जाके, बट बैकवर्ड से फिर से बनता जा रहा है ना, तो 100% रिएक्टेंट खत्म नहीं होते। तो ठीक है सर, शुरुआत करी थी हमने केमिकल इक्विलिब्रियम से, बट सर अभी तक आप कुछ बेसिक ही पढ़ाए जा रहे हो। देखो मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ाया मेरे बेटा जी को। मैंने सबसे पहले बताया कि भाई केमिकल रिएक्शन क्या होता है। आओ समराइज करो मेरे साथ। एक प्रकार की केमिकल स्पीसीज दूसरे प्रकार की केमिकल स्पीसीज में कन्वर्ट होती है। यह कन्वर्जन कैसे हो रहा है? कॉलिजन की वजह से हो रहा है। रिएक्टेंट कोलाइड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट बन रहा है। तो कितनी तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है इसको दिखाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से। और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है किसी भी इंस्टेंट पर कि उसी समय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है। अगर किसी इंस्टेंट पर रिएक्टेंट की मात्रा ज्यादा है तो पर यूनिट टाइम ज्यादा कॉलिजन, पर यूनिट टाइम ज्यादा कॉलिजन तो पर यूनिट टाइम ज्यादा प्रोडक्ट, पर यूनिट टाइम प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन भी लिखना आ गया था, बहुत बढ़िया। फिर अलग अलग एग्जाम्पल में आपने सीखा, बहुत बढ़िया। फिर हमने देखा रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं। इरिवर्सिबल जो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा। रिवर्सिबल दोनों डायरेक्शन में चलते हैं, रिएक्टेंट खत्म नहीं होता। और दुनिया के ज्यादातर रिएक्शन यही है। अब आप कह रहे हो सर आप करा तो केमिकल इक्विलिब्रियम रहे थे, ये इतनी सारी बेसिक चीजें क्यों कराई? केमिकल इक्विलिब्रियम को अच्छे से समझने के लिए ही कराई है मेरे बेटा। तो सुनो अब ध्यान से देखना बेटा, आपका जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो मेरे बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन का कंसेप्ट है। इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है सर होता क्या है सर, ये तो बता दो अपन को केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आ जाओ मजा आ जाएगा मेरे बेटा। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है मैं अपने बच्चों को प्रूव करने जा रहा हूं, रटेंगे नहीं कुछ भी। आओ कंसेप्ट समझते हैं मेरे बेटा। मान लो एक बैलेंस्ड रिवर्सिबल इक्वेशन ले लेता हूं मैं, ठीक है? ओके सर, रिवर्सिबल रिएक्शन है और बैलेंस्ड इक्वेशन ले ली मैंने, ठीक है सर? बहुत ध्यान से देखना, मजा आने वाला है अगले 5 मिनट के अंदर। मान लो बैलेंस्ड रिवर्सिबल रिएक्शन लिख लिया, A मोल्स ऑफ A गैस प्लस B मोल्स ऑफ B गैस। रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल में ध्यान रखना मेरे बेटा, साइन ये लेते हैं हम, आगे भी और पीछे भी, आधा तीर आगे की तरफ आधा तीर पीछे की तरफ, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है सर? C मोल्स ऑफ C गैस प्लस D मोल्स ऑफ D गैस, ठीक है सर? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक परफेक्ट हो गया सर, यहां तक आ गया। अब मेरे बेटा बहुत ध्यान से देखना, शुरुआत में तो केवल बर्तन में केवल आप रिएक्टेंट ही लोगे। मान लो इसकी कंसंट्रेशन सी है, बिल्कुल, और बेटा बी की मान लो कंसंट्रेशन सी भी। शुरू में मेरे बेटा प्रोडक्ट तो होंगे ही नहीं ना, शुरू में तो आपने रिएक्टेंट ही डाले ना बर्तन में। हाँ सर, तो अब मैं कहता हूं शुरू में आप रेट निकालो, रेट ऑफ रिएक्शन। देखो ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल सकता है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, क्योंकि रिवर्सिबल है। ओके सर, तो फॉरवर्ड का किसी भी समय रेट कैसे निकालोगे? बहुत ध्यान से देखना, फॉरवर्ड का रेट कैसे निकालोगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन का, फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट बेटा ए और बी है, सही बात है। तो किसी भी रिएक्शन का किसी भी समय का रेट, उसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट, उसी समय की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है भाई? ए की कंसंट्रेशन सी ए है, बी की कंसंट्रेशन सी बी है, और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर बनेंगी स्टोइशियोमेट्रिक, है ना? तो लो जी, शुरू में ए की कंसंट्रेशन सी ए थी, बी की कंसंट्रेशन सी बी है, तो ये शुरुआती रेट हो गया, सही बात है, फॉरवर्ड का। शुरुआत में बैकवर्ड का रेट लिखो बेटा, बैकवर्ड का रेट वो क्या होगा? बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट, सही बात है। बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट सी और डी हैं बच्चे, अरे बैकवर्ड के लिए तो सी और डी को टकराना पड़ेगा। हाँ सर, तो सी की कंसंट्रेशन और डी की कंसंट्रेशन शुरू में, इसकी पावर हो जाएगी छोटा सी, इसकी पावर छोटा डी। लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है सर? परंतु मेरे बेटा शुरू में अगर हम देखें तो सी और डी की कंसंट्रेशन 0 है, तो मेरे बेटा तो शुरुआत का बैकवर्ड का रेट, इसकी कंसंट्रेशन भी 0 हो जाएगी और इसकी कंसंट्रेशन भी 0 है मेरे बेटा। हाँ सर, तो ये 0 ये 0, तो रेट बैकवर्ड का कितना आ गया शुरू में? जल्दी बोलो, बैकवर्ड का रेट 0 है मेरे बेटा।
फॉरवर्ड का रेट कुछ होगा। हाँ सर, बैकवर्ड का रेट 0 है, फॉरवर्ड का मेरे बेटा कुछ होगा उससे ज्यादा। सही बात है। बट विद टाइम, बट विद टाइम, अब ध्यान से देखना, ठीक है, 0 था तो शुरू में 0 रहेगा, मतलब जिस समय की आपको रेट निकालना है उसी समय की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सर। अब सुनना, विद टाइम, आप लोग बताओ मुझे, मैंने नहीं बताना, विद टाइम ए और बी की कंसंट्रेशन घटेगी तो सी ए सी बी घटेगा। हाँ, अगर विद टाइम सी ए सी बी घटेगा तो फॉरवर्ड का रेट घटता जाएगा। विद टाइम सी और डी बढ़ेगा। हाँ सर, अगर विद टाइम सी और डी बढ़ेगा तो बैकवर्ड का रेट बढ़ता जाएगा। विद टाइम देखो ए और बी घटता जाएगा तो बैक फॉरवर्ड का रेट घटेगा, सी और डी बढ़ता जाएगा, बैकवर्ड का रेट बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा फॉरवर्ड का रेट घटता जाएगा, बैकवर्ड का बढ़ता जाएगा, फॉरवर्ड का घटेगा, बैकवर्ड का बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब फॉरवर्ड का रेट बैकवर्ड के रेट के बराबर हो जाएगा। यस, उसी स्टेज को अपन बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। और हर रिवर्सिबल रिएक्शन में जनरली केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होता ही होता है मेरे बेटा। बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया नहीं हुआ? इसी को देखो ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मेरे बेटा। यहां मैंने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन, इधर टाइम। बहुत ध्यान से देखना, टाइम 0 पर, यहां टाइम 0 है, शुरू में फॉरवर्ड का कुछ रेट था, बैकवर्ड का रेट 0 था। हाँ सर, क्योंकि शुरू में बैकवर्ड के रिएक्टेंट 0 है, सी और डी। बिल्कुल। तो विद टाइम इसकी कंसंट्रेशन घटती गई तो फॉरवर्ड का रेट घटता जाएगा। यस सर, फॉरवर्ड का रेट घट रहा है विद टाइम। देखो जैसे टाइम बढ़ रहा है फॉरवर्ड का रेट घट रहा है, बैकवर्ड का रेट बढ़ता जाएगा। क्यों? विद टाइम सी और डी बढ़ेगा तो बैकवर्ड का रेट बढ़ता जाता है 0 से शुरू होके। और एक टाइम ऐसा आता है जब फॉरवर्ड का रेट बैकवर्ड के रेट के बराबर हो जाता है। इसी स्टेज को मेरे बेटा अपन बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। वाह सर वाह, आज समझ में आया अच्छे से। क्यों होगा ऐसा, रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी समय का देखो, फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट है ए और बी, बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट है सी और डी। शुरू में बेटा फॉरवर्ड का कुछ रेट होगा, बैकवर्ड का 0 होगा, ये घटता जाएगा विद टाइम तो फॉरवर्ड का रेट घटता जाएगा विद टाइम। बैकवर्ड सी और डी बढ़ेगा तो बैकवर्ड का रेट बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब फॉरवर्ड का रेट बैकवर्ड डायरेक्शन के रेट के बराबर हो जाता है, तो उसी स्टेज को अपन बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। और एक बार रेट बराबर हुए फिर वो बराबर ही रहते हैं मेरे बेटा। ठीक है, तो एक चीज समझ में आ गई। आज के बाद कोई पूछे व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, मुंह तोड़ जवाब देंगे बेटा उसको। केमिकल इक्विलिब्रियम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की वो स्टेज है जिस पर फॉरवर्ड का रेट बैकवर्ड के रेट के बराबर हो जाता है। और हर रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव होता ही होता है मेरे बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो जितनी तेजी से रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है उतनी तेजी से ही रिएक्शन बैकवर्ड भी आता है मेरे बेटा। इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद तो जितनी तेजी से आगे जा रहा है उतनी तेजी से पीछे भी जा रहा है। तो इसका मतलब अगर 1 सेकंड में इसका 1 मोल टूटा, मान लो 1 सेकंड में बी का 1 मोल टूटा, तो उसी 1 सेकंड में बी का 1 मोल बन भी जाएगा। हाँ सर, क्योंकि जितनी तेजी से फॉरवर्ड उतनी तेजी से बैकवर्ड। तो 1 सेकंड में अगर इसका 1 मोल टूटा तो उसी 1 सेकंड में 1 मोल बन भी जाएगा। तो मतलब इसकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितना टूट रहा है 1 सेकंड में उतना बन जा रहा है। तो ध्यान रखना, एक बार इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो जाती है। अगर ये 1 सेकंड में 2 मोल बन रहा है, ठीक है सर, तो उसी 1 सेकंड में 2 मोल टूट भी जाएगा। तो मतलब कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो जाएंगी। तो इक्विलिब्रियम पर 2 चीज मेरे बेटा आपकी आत्मा में रहनी चाहिए हमेशा। एट इक्विलिब्रियम हर रिवर्सिबल रिएक्शन में अचीव होता ही होता है जनरली। ठीक है, हाँ, एट इक्विलिब्रियम 2 चीज याद रखनी है। फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट बैकवर्ड डायरेक्शन के रेट के बराबर हो जाता है इक्विलिब्रियम के समय, दोनों डायरेक्शन के रेट। दूसरा, कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट स्टॉप चेंजिंग। क्यों? क्योंकि कोई जितनी तेजी से बनेगा उतनी तेजी से टूट भी जाएगा, तो उसकी कंसंट्रेशन में फिर चेंज आना बंद हो जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट स्टॉप चेंजिंग। बहुत बढ़िया। बराबर नहीं होती कंसंट्रेशन, जरूरी नहीं बराबर हो,
चेंज होनी बंद हो जाती है, रेट बराबर हो जाते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट स्टॉप चेंजिंग। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। अब इक्विलिब्रियम पर ही मैं आपको एक जबरदस्त चीज प्रूव करता हूं। मान लो बेटा ये बैलेंस्ड रिवर्सिबल रिएक्शन है, बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, एक बहुत शानदार चीज प्रूव होने वाली है अभी थोड़ी देर में ही, दिल खुश हो जाएगा आपका। ठीक है सर, ये रिएक्शन है, मान लो इक्विलिब्रियम पर है, ये अभी इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है सर, हर रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा ही। तो इक्विलिब्रियम पर इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट, सही बात है, बराबर हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन के रेट के। सही बात है सर। तो ये रेट किस समय के हैं? इक्विलिब्रियम के समय के हैं। तो आओ लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट फॉरवर्ड कैसे निकालोगे? फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, उसी समय की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट ए और बी, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ही कंसंट्रेशन होता है, एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है सर, फॉरवर्ड का रेट ऐसे लिखेंगे। बैकवर्ड का कैसे लिखेंगे? बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट, और बैकवर्ड के रिएक्टेंट तो सी और डी हैं, सी की कंसंट्रेशन, डी की मोलर कंसंट्रेशन, एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हाँ सर, ये रेट क्योंकि इक्विलिब्रियम के समय के थे, क्योंकि इक्विलिब्रियम के समय रेट बराबर हुए हैं, तो मेरे बेटा ये कंसंट्रेशन भी इक्विलिब्रियम के समय की होनी चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम के समय कितना रेट है वो इक्विलिब्रियम के समय कितनी कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल सर, और ये बराबर है इक्विलिब्रियम पर। तो ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम के समय के रेट है तो ये कंसंट्रेशन भी इक्विलिब्रियम के समय की होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सर, सेम ही चीज है, फॉरवर्ड का रेट ये बराबर बैकवर्ड का रेट। बहुत बढ़िया। अब ये फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट बाय बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट, इसको मेरे बेटा नीचे ले आओ, इसको उधर भेजो, सी टू द पावर सी, डी टू द पावर डी, बाय ए टू द पावर ए, बी टू द पावर बी। बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा जी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट, ये बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट, कांस्टेंट बाय कांस्टेंट, इसी को हम नया कांस्टेंट बोल देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सुना है ना, बहुत क्वेश्चन आते हैं ना न्यूमेरिकल, अब समझ में आ गया। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसी को लिखते हैं अपन के एफ बाय के बी को, और ये किसके बराबर है? सी टू द पावर सी, डी टू द पावर डी, मतलब कंसंट्रेशन है स्क्वायर ब्रैकेट में, और ये स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है जो पावर बने हैं। ओके सर। और मेरे बेटा ये सी, डी और ए और बी की कंसंट्रेशन किस समय की कंसंट्रेशन है? शुरुआती कंसंट्रेशन है या इक्विलिब्रियम? बोलो ना मेरे प्यारे बच्चों, अरे झूठ ना बोलो मेरे शेरों, ये इक्विलिब्रियम के समय की कंसंट्रेशन है मेरे बेटा, क्योंकि इक्विलिब्रियम के समय के रेट बराबर हुए थे, और किसी भी समय का रेट उसी समय की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे निर्भर करता है। तो ये इक्विलिब्रियम के समय की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो आज के बाद मेरे बेटा जी को समझ में आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, देखो सी और डी प्रोडक्ट था, बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ए और बी रिएक्टेंट था, एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और ये कंसंट्रेशन मेरे बेटा जी इक्विलिब्रियम के समय की होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। ये चीज और याद रखना, इक्विलिब्रियम के समय रेट बराबर हो जाते हैं और कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो जाती हैं। बहुत बढ़िया सर, हर रिवर्सिबल में अचीव होगा इक्विलिब्रियम जनरली। बहुत बढ़िया, ठीक है सर, इतना मेरे बच्चों को आ गया समझ में। अब आ जाओ, बड़ा मजा आने वाला है। अब इसी के ऊपर बेटा नीट में आया हुआ मैं एक प्रश्न दे देता हूं, सब लोग मुझे सोच के बताना, उस एक प्रश्न से आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब मैंने आपको एक रिएक्शन दिया है मेरे बेटा, 2A गैस इन इक्विलिब्रियम विद B गैस। ठीक है भाई, अब मैं क्या करता हूं, मैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व बनाता हूं। ठीक है, ईमानदारी से बताना, वाई एक्सिस पर लिया मोलर कंसंट्रेशन, यहां लिया टाइम। ठीक है, अब मेरे बच्चे बहुत ध्यान से देखना, विद टाइम ऑब्वियस है ए की कंसंट्रेशन घटेगी। मान लो ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है सर, ए की कंसंट्रेशन, सही बात है, घटेगी। बी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी विद टाइम, बिल्कुल सर बढ़ेगी। मान लो उसका ग्राफ ऐसा है, ठीक है सर, बी की कंसंट्रेशन बढ़ी है, बी का ग्राफ ऐसा है।
अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। ये हो गया मेरे बेटा 0.1 मोलर, ठीक है भाई। ये हो गया मेरे बेटा 0.2 मोलर, ये हो गया मेरे बेटा 0.3 मोलर, ठीक है ना। अब बताते चलना, बिल्कुल मत घबराना। 0.4, ये मान लो 0.5 एंड दिस इज 0.6, ठीक है। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, कुछ यहां पे ऐसा बना दे रहा हूं। मान लो जी ये कुछ ऐसा, ठीक है। अब आपको मेरे को बताना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होएगा, जल्दी से बताओ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होएगी, जल्दी से बता दो मेरे बेटा, जल्दी से बताओ। बेटा ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व है, कम ऑन, चलो सोचो सोचो सोचो, मुझे पॉज करके करने का प्रयास करो। भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, कैसे निकालेंगे मेरे बेटा, जल्दी बोलो। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका 1 है, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, लो जी लो। तो इक्विलिब्रियम के समय की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हाँ सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो ऐसे ही लिखते हैं, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब बी की कंसंट्रेशन कितनी है, अब बच्चा यहां पे बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज हो गया, नहीं मेरे बेटा ये रेट वर्सेस टाइम नहीं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है। और इक्विलिब्रियम पे मेरे बेटा रेट बराबर होते हैं और कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो जाती है। तो आप ध्यान से देखो, इस पॉइंट के बाद ए की कंसंट्रेशन घट रही है तो ये इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, इस पॉइंट के बाद बी की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो ये इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, ये वाला पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम मेरे बेटा यहां पे आया है, क्योंकि इस कंसंट्रेशन के बाद देखो बी की कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो गई है। हाँ सर, इस पॉइंट के बाद ए की कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो गई है। हाँ सर, तो बेटा इक्विलिब्रियम आने पर कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो जाती है। क्यों, एक सेकंड में जितना ये बनेगा उतना ही एक सेकंड में टूट जाएगा, है ना। तो यस, तो दीज आर द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बी की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन 0.6 होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। और ए की कंसंट्रेशन मेरे बेटा 0.1 होनी चाहिए, क्योंकि 0.1 के बाद ये चेंज नहीं हो रहा है, बहुत बढ़िया। और 0.1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया 0.6 बाय 0.1 इंटू 0.1, बहुत बढ़िया। डेसिमल से एक डेसिमल चला गया, और ये बेटा यहाँ 60, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेरे बेटा 60 आएगा। सच्ची बोलो समझ में आया नहीं आया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, आत्मा में समा गया बेटा। किसी भी रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन में, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, उनकी कंसंट्रेशन एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। दिस इज इक्विलिब्रियम पे हमेशा ध्यान रखना है, रेट फॉरवर्ड बैकवर्ड का बराबर हो जाता है और कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो जाती है इक्विलिब्रियम आने के बाद। ठीक है सर, अच्छे से समझ में आ गया। अब इक्विलिब्रियम मेरे बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो प्रकार का होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी अपन दो प्रकार से लिखते हैं, एक होता है मेरे बेटा केसी और एक होता है केपी। ओहो, ये क्या फर्क है, तो सुनो, अब मैं एक चीज बताता हूं मेरे बेटा। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप ध्यान से देखें, कि लॉ ऑफ मास एक्शन में, लॉ ऑफ मास एक्शन ने इनको कंसंट्रेशन नहीं बोला था, इनको एक्टिव मास बोला था। बट मैंने बोला कि मैं उसको मोलर कंसंट्रेशन बोलूंगा, जहां भी एक्टिव मास हो मैं उसे मोलर कंसंट्रेशन बोलूंगा। बट लॉ ऑफ मास एक्शन इनको एक्टिव मास बोल रहा था। और ध्यान रखना, अगर गैसेज हैं तो गैसेज के लिए एक्टिव मास उसी किसी भी गैस का एक्टिव मास उसके पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। ओके, तो बेटा एक्टिव मास को आप मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में भी लिख सकते हो, और एक्टिव मास अगर गैस है तो उसके पार्शियल प्रेशर के बराबर मान सकते हो। ओके, तो एक्टिव मास को अपन दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो पार्शियल प्रेशर के टर्म में या मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, तो इसी आधार पे भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, एक्टिव मास का रेशियो है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसी आधार पे कि आप एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशन लोगे
तो उसको केसी बोल देंगे, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। सी फॉर कंसंट्रेशन, पी फॉर प्रेशर। तो जीवन भर याद रखना, अगर आप एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशन ले रहे हो, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में, तो ऐसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केसी बोलेंगे। बट अगर आपने एक्टिव मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आपने प्रेशर के टर्म में लिया, तो मेरे बेटा हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केपी बोल देते हैं। दोनों हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही। ओके, अब समझने का प्रयास करो। चलो अच्छे से समझा देता हूं मेरे बेटा, बहुत ध्यान से देखना। मान लो रिएक्शन ये है, PCl5 गैस इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। मैं कह रहा हूं इसका केसी लिखो, इसका मतलब है वही प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, बट मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में लिखना है। PCl3 की मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, Cl2 की मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, PCl5 की मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। बहुत बढ़िया। एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 1 है सबका, ठीक है सर। दिस इज केसी, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलेंगे केसी, क्योंकि हमने मोलर कंसंट्रेशन लिए है एट इक्विलिब्रियम। बट मैं कह रहा हूं इसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी के टर्म में लिखो, तो बेटा केपी में हम क्या करेंगे, देखो ये गैस है, तो क्या होता है एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, तो मैं बोल दूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम into partial pressure of Cl2 at equilibrium by partial pressure of PCl5 at equilibrium, और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1 1 1 है। बहुत बढ़िया, आ गया मेरे बेटा जी को समझ में, शाबाश। चलो, आई होप मेरे बेटा जी को अच्छे से क्लियर हो गया। फर्क, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसी रिएक्शन का, बट ये एक्टिव मास कंसंट्रेशन के टर्म में। ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसी रिएक्शन का, बट एक्टिव मास प्रेशर के टर्म में। आई थिंक क्लियर हो गया अच्छे से। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपके मन में प्रश्न, सर केसी केपी एक ही रिएक्शन के दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो सकते हैं क्या? हाँ, एक ही रिएक्शन के मेरे बेटा दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो सकते हैं, या तो केसी के टर्म में लिख सकते हैं या केपी। तो आपके मन में क्वेश्चन, तो सर ये अलग अलग होते हैं क्या? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो अब मैं किसी भी रिएक्शन के केपी और केसी में रिलेशन बताता हूं। आज के बाद ध्यान रखना, किसी भी रिएक्शन के केपी और केसी में मेरे बेटा ये रिलेशन होता है, केपी बराबर केसी RT डेल्टा एन। इसका मतलब, अब सर डेल्टा एन क्या है? आर तो पता है गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, बट व्हाट इज दिस डेल्टा एन? तो घबराना नहीं मेरे बेटा, मैं आपको बता देता हूं। मान लो कोई रिएक्शन है, आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूं, नीट में कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन भर भर के आता है, ठीक है। अब मैंने मान लो एक रिएक्शन लिया, 2SO2 गैस, ठीक है सर, प्लस O2 गैस, ठीक है, 2SO3 गैस, ओके सर। मान लो ये आपका 300 केल्विन पे हो रहा है रिएक्शन। अब ये कह रहा है क्या रिलेशन इसमें सही होएगा, केपी और केसी के बराबर, केपी बराबर केसी, बी केपी ग्रेटर देन केसी, सी केपी लेस देन केसी, या डी नन। तो बिल्कुल नहीं घबराना मेरे बेटा, बहुत ध्यान से देखना हो। डेल्टा एन होता है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। कोई भी रिएक्शन दिया है उसका डेल्टा एन निकाल लो। डेल्टा एन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, सिर्फ गैस को काउंट करना है, सॉलिड या लिक्विड या एक्वस को काउंट नहीं करना है इसमें। तो बेटा प्रोडक्ट गैस के 2 मोल है, ठीक है, बैलेंस इक्वेशन से निकालते हैं। ये गैस के 2 मोल है, यहां पे बेटा ये भी गैस ये भी गैस, तो 2 और 1 3। बहुत बढ़िया। तो डेल्टा एन मेरे बेटा -1, डेल्टा एन कितना? -1 होएगा मेरे बेटा इस रिएक्शन का, ठीक है, डेल्टा एन -1 होगा। अब आ जाओ शुरू करते हैं। केपी बराबर केसी, ठीक है ना, टी तो है 300 आर, डेल्टा एन आ गया -1। अरे डेल्टा एन कैसे आया, समझ में आया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, सिर्फ गैस वाले लेने हैं, ठीक है जी। आ गया सर समझ में? तो इसको लिख सकता हूं केपी इक्वल केसी, ये नीचे आ गया बेटा 300 आर, ये हमेशा 1 से बड़ा होएगा मेरे बेटा। तो केसी को
आप वन से बड़े से डिवाइड कर रहे हो मेरे बेटा, तो मेरे बेटा ये और छोटा हो जाएगा ना, वन से बड़े से डिवाइड हो गए। हाँ, तो इसका मतलब आपका केपी छोटा था, केसी बड़ा था। आप दोबारा भी देख सकते हो, इसको उधर ले जाओ, केसी बराबर केपी इंटू 300 आर, ये वन से बड़ा है, हमेशा ये आरटी वाली टर्म वन से बड़ी आएगी, तो ये वन से बड़ा है। हाँ, जनरली मतलब वन से, तो ये वन से बड़ा है मेरे बेटा, तो ये केपी में मल्टीप्लाई हो रहा है तब केसी के बराबर हो रहा है। इसका मतलब केसी बड़ा है मेरे बेटा, क्योंकि वन से बड़ा केपी में मल्टीप्लाई होकर इसके बराबर हो रहा है, इसका मतलब केसी बड़ा है मेरे बेटा। बहुत बढ़िया, आसान है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, केपी केसी में रिलेशन पूछ लेगा किसी भी रिएक्शन का, कर दोगे ना। अब अगली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कराने जा रहा हूं मेरे बेटा जी को मैं, और वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे भी नीट में कैसा क्वेश्चन आया हुआ है मैं कराता हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बहुत ध्यान से देख लेना मेरे बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में मैं कुछ छोटी छोटी चीजें अपने बच्चों को बताता हूं। सबसे पहले तो मेरे बेटा हमेशा ध्यान रखना, किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता एक्सेप्ट टेम्परेचर। याद रखना हमेशा, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नेवर चेंजेस एक्सेप्ट टेम्परेचर। कुछ भी कर लो, कितना भी प्रेशर कर लो, कितना भी वॉल्यूम, अगर टेम्परेचर उस रिएक्शन का चेंज नहीं हो रहा तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन नेवर चेंजेस एक्सेप्ट टेम्परेचर। ठीक है सर, क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। दूसरा मेरे बेटा इसमें कैरेक्टरिस्टिक होता है, अगर किसी रिएक्शन को आप पलटोगे, ध्यान से देखना, मान लो ये रिएक्शन है ए गिविंग बी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है मान लो मेरे बेटा K1। अगर इस रिएक्शन को पलट दोगे तो मेरे बेटा जी इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/K1। मतलब किसी रिएक्शन को पलट देने से उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4 था तो इसका 1/4 होगा। ठीक है सर, ये भी याद रहेगा, बहुत बढ़िया। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक देखो बेटा, अगर मान लो ये रिएक्शन है ए गिविंग बी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है मेरे बेटा मान लो Kc, ठीक है। अब इस रिएक्शन को मैं किसी संख्या से मल्टीप्लाई करता हूं, मान लो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये अलग रिएक्शन बन जाता है मेरे बेटा फिर। हाँ, तो देखा गया अगर किसी रिएक्शन को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा मेरे बेटा मान लो Kc डैश, वो पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वही संख्या पावर बन जाएगी। इसको बेटा जीवन भर याद रखना। अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था मान लो 2, है ना, या मान लो 3 था इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और मैंने इसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। वही संख्या पुराने Kc की पावर बन जाती है और नए रिएक्शन का Kc आ जाता है। मतलब किसी संख्या को अगर किसी रिएक्शन में आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसी संख्या को पुराने Kc की पावर बना दो, नए रिएक्शन का Kc आ जाएगा। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अगला कैरेक्टरिस्टिक, चौथा, अगर बेटा 2 रिएक्शंस को आप ऐड करते हो, मान लो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मान लो दूसरा रिएक्शन ये है बी गिविंग सी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2। अगर इन दोनों रिएक्शंस को आपने ऐड किया, मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह ही ऐड होते हैं और ये इक्वल साइन की तरह ट्रीट होता है। अगर इन दोनों को ऐड किया तो बी भी अपोजिट साइड में कट गया, तो बेटा नेट रिएक्शन ये आ गया। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो इन दोनों जिन रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया था, वो ऐड किया था, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उससे नेट रिएक्शन का Kc आ जाएगा मेरे बेटा। कहने का मतलब अगर 2 रिएक्शंस को ऐड करोगे तो उनके Kc's को मल्टीप्लाई कर दो, उससे नेट रिएक्शन का Kc आ जाता है। ये भी आत्मा में समा लेना। अब ऐसे ही मेरे बेटा मान लो ये रिएक्शन है ए गिविंग बी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, और मान लो ए गिविंग सी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2। अब मान लो आपने इधर तो ऐड किया था बेटा दोनों को, मान लो यहां आपने माइनस कर दिया, सेकंड वाले को माइनस कर दिया आपने, ठीक है, तो ए से ए कट गया, यहां सी माइनस का इधर आके प्लस का हो गया,
तो नेट रिएक्शन ये आ गया। तो बेटा जी इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होएगा, इन दो रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट किया था तो इनके केसीज को, इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिवाइड कर दो। ओहो, नए रिएक्शन का केसी आ जाता है, और जिस रिएक्शन को माइनस किया था सेकंड वाले को, उसका केसी बट नीचे आना चाहिए। कहने का मतलब दो रिएक्शंस को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उनके केसीज को डिवाइड करो, और जिस रिएक्शन को माइनस किया था उसका बेटा केसी नीचे आना चाहिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बहुत बढ़िया, उससे न्यू रिएक्शन का केसी आ जाता है। आ गया। तो ये बेटा पांचों कैरेक्टरिस्टिक बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला समराइज कर देते हैं, आ जाओ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन का कदापि चेंज नहीं होता एक्सेप्ट टेम्परेचर। ठीक है सर, किसी रिएक्शन को पलटोगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल कर देना, तो नए रिएक्शन का केसी आ जाएगा। तीसरा, अगर किसी संख्या को किसी रिएक्शन में मल्टीप्लाई करोगे तो उसी संख्या को पुराने केसी की पावर बना देना, नए रिएक्शन का केसी आ जाएगा। अगर दो रिएक्शन को ऐड कर रहे हो तो उनके केसीज को मल्टीप्लाई करो, नेट रिएक्शन, नए रिएक्शन का केसी आ जाएगा। दो रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करके नया रिएक्शन ला रहे हो तो उनके केसीज को डिवाइड करो, और जिस रिएक्शन को माइनस किया वो केसी नीचे आना चाहिए, उससे नेट नए रिएक्शन का केसी आ जाता है। क्लियर हो गया मेरे बेटा? बहुत बढ़िया। अब इसी के आधार पे नीट में एक क्वेश्चन आया है, अब बहुत ध्यान से देख लेना मेरे बेटा। क्या क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, बहुत ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, मान लो जी ये आपका है मेरे बेटा N2 गैस प्लस 3H2 गैस, या फिर ऐसे ले लेता हूं मैं, हाफ N2 गैस प्लस 3/2H2 गैस इन इक्विलिब्रियम विद NH3 गैस। ठीक है, और मान लो मेरे बेटा इसका केसी दिया हुआ है आपको 16। ठीक है, हाँ, या 4 दे दिया है, मान लो इसका केसी दिया है आपको 4। अब मैं कह रहा हूं कैलकुलेट केसी ऑफ इस रिएक्शन का आपको केसी बताना है। 2 अमोनिया, ऐसे क्वेश्चन भर भर के आएंगे मेरे बेटा। कुछ रिएक्शन का केसी दे देगा, किसी और रिएक्शन का केसी पूछेगा, तो देखो कैसे करना है। मुझे पॉज करके करो ना, अभी के अभी निकालने का प्रयास करो, उन्हीं सारे कैरेक्टरिस्टिक पे होगा मेरे बेटा। ध्यान से देखना कैसे करना है, बहुत ध्यान से देखना। कैरेक्टरिस्टिक लगाओ, इस रिएक्शन से पहले ये रिएक्शन लाना है। पहले तो स्टोइशियोमेट्री मैच करनी होगी। यहां तो आधा N2 है, यहां 1 है, यहां 1.5 है, यहां 3 है, इधर 2 है, इधर 1 है। एक चीज समझ में आ रही है, अगर इस रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो स्टोइशियोमेट्री तो मैच कर जाएगी। कैसे करके देखो ना, इसको 2 से किया, चलो आ जाओ 2 से करते हैं, आ जाओ। तो 2/2 1 हो गया, हाँ सर। इधर भी 2 से किया, 2 से 2 कट गया, हाँ सर। 3 आ गया, यस सर। इधर 2 से किया, पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो सारी स्टोइशियोमेट्री मैच हो गई। तो रिएक्शन क्या आ गया, N2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया था, ये 3H2, हाँ 2NH3। बट इस रिएक्शन का केसी अब क्या हो जाएगा, मैंने बताया था, अगर किसी रिएक्शन को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हो तो उसी संख्या को पुराने केसी का पावर बना दो। तो नए रिएक्शन का केसी 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे बेटा इसका केसी क्या होएगा, पुराने केसी की वही संख्या पावर, 4 का स्क्वायर 16। इसका केसी 16 आया है, 16। अब इसी को पलट दो, और अगर रिएक्शन, तो यही आ जाएगा, और अगर रिएक्शन को पलटते हैं तो उसके, इस रिएक्शन का केसी 16 था, अगर रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो उसके केसी का रेसिप्रोकल कर दो। लो मेरे बेटा, इस रिएक्शन का केसी इसका 16 था तो इसका 1/16 हो जाएगा। आ गया समझ में? शाबाश मेरे बेटा। तो ऐसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन आते हैं, बहुत बढ़िया। अब मैं अगली चीज कराने जा रहा हूं, आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है मेरे बेटा, बिल्कुल ना घबराना, आपको मजा आ जाएगा। बिल्कुल एक बेसिक न्यूमेरिकल करते हैं, मैं अब आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया है मेरे बेटा, ठीक है, ध्यान से देखना। PCl5 गैस दे रहा है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ठीक है। फॉर अ रिएक्शन occurring in 1 liter vessel, ठीक है, occurring in 1 liter vessel, initially 2 moles of PCl5 are taken, ठीक है, are taken। अब ये कह रहा है
if PCl5 if PCl5 is 50% dissociated, ओके 50% टूट गया। देखो रिवर्सिबल है, रिएक्टेंट पूरा खत्म नहीं होएगा कभी। हाँ सर रिवर्सिबल में रिएक्टेंट पूरा तो ये कह रहा है कि 50% ही टूटा है मान लो। हाँ इफ PCl5 is 50% डिसोसिएटेड अप टू इक्विलिब्रियम, और जो भी कंसंट्रेशन चेंज होनी होती है इक्विलिब्रियम तक ही चेंज होती है, उसके बाद तो नहीं। देन कैलकुलेट Kc, इस रिएक्शन का Kc निकालना है। कम ऑन मेरे बेटा जी, मुझे पॉज करके अभी के अभी इसको करने का प्रयास करो मेरे बेटा। मैं इतने पानी पी लेता हूं, जल्दी से करने का प्रयास करो। तो मेरे बेटा क्या आया आंसर, तो देखो मैं बताता हूं कैसे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ रिएक्शन अकरिंग इन 1 लीटर वेसल, 1 लीटर के बर्तन में हो रहा है। वॉल्यूम जरूर ध्यान रखना है हमेशा क्वेश्चन करते हुए। मैं देखो क्वेश्चन करने का तरीके सिखा रहा हूं क्योंकि बच्चों को इस चैप्टर में न्यूमेरिकल में इश्यू होता है, अब नहीं होगा, ध्यान से समझने का प्रयास करना। तो शुरुआत में बेटा ये कह रहा है कि PCl5 के 2 मोल है, शुरू में तो प्रोडक्ट होंगे नहीं, बिल्कुल सर। अब अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम तो अचीव होगा ही होगा, बिल्कुल। अब ये कह रहा है कि ये इक्विलिब्रियम तक 50% टूटा है, मतलब 2 मोल का 50% टूटा है। तो 2 मोल का 50% कितना होता है, अरे 2 मोल का आधा, मतलब 1 मोल टूटा है। तो 2 मोल में से 1 मोल टूटा, तो 1 मोल बच गया। रिएक्टेंट खत्म नहीं होते रिवर्सिबल में, ठीक है सर। 1 मोल टूटा है, दुनिया में कोई भी रिएक्शन बैलेंस के अकॉर्डिंग होता है। 1 मोल टूट कर दे रहा है 1 मोल, तो 1 ही मोल टूटा है, तो इसका बनेगा मेरे बेटा 1 मोल। ओके, क्योंकि 1 मोल टूट कर देगा 1 मोल, बैलेंस इक्वेशन कह रही है। इसका 1 मोल देगा, इसका भी 1 मोल, तो इसका 1 मोल ही टूटा है, तो इसका भी 1 मोल ही बना होगा। इसका 2 मोल में से 1 मोल टूट गया, क्योंकि दे रखा है 50% टूटा है केवल, तो 2 मोल का 50% 1 मोल टूट गया, 1 मोल बचा हुआ है, बहुत बढ़िया। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो Kc कैसे निकालते हैं किसी भी रिएक्शन का, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। लिखो Kc का एक्सप्रेशन, PCl3 की कंसंट्रेशन इन बर्तन एट इक्विलिब्रियम, Cl2 की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इन बर्तन बाय PCl5 की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इन बर्तन, ठीक है सर। एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और ये कंसंट्रेशन किस समय की होनी चाहिए बेटा, ये कंसंट्रेशन आपकी इक्विलिब्रियम के समय की होनी चाहिए। सही बात है सर, Kc तो ऐसे ही लिखते हैं। तो लो जी, वॉल्यूम क्योंकि 1 लीटर है, तो नंबर ऑफ मोल ही इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा। कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया, जब 1 लीटर का बर्तन है तो नंबर ऑफ मोल ही कंसंट्रेशन हो गया, बहुत बढ़िया। तो इक्विलिब्रियम पर PCl3 की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर, Cl2 की कंसंट्रेशन भी 1 मोल पर लीटर, PCl5 की भी इक्विलिब्रियम पर 1 मोल पर लीटर। तो लो जी मेरे बेटा, इस रिएक्शन का Kc 1 आ गया है। कर सकते हैं ना वैसा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी ना ऐसा क्वेश्चन करने में। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। तो चलो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सब लोग अब बहुत बहुत ध्यान से देखना। बेसिक आइडिया लग गया Kc क्या होता है। अब मैं अपने बच्चों को कराता हूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है। हाँ सर, इसके बारे में बहुत कुछ सुना है हमने, आज बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान चीज होती है बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं मेरे बेटा हम, ठीक है सर। होता क्या है सर ये बताओ ना, तो चलो मैं बताता हूं अपने बेटा जी को व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मान लो जी ये बर्तन है, बहुत ध्यान से देखना आप, ठीक है सर। ये बर्तन है सर, मान लिया इसमें मैंने शुरू में रिएक्टेंट ले लिया PCl5, ठीक है। तो मेरे बेटा ये टूटेगा अपने आप, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो पूरा पूरा तो नहीं टूटेगा, बट टूटेगा तो जरूर, बिल्कुल। अब बेटा जी मान लो शुरुआत में T = 0 पर आपने इसका 1 मोल ले लिया था बर्तन में, शुरू में प्रोडक्ट तो होंगे नहीं, 0 0। हर रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक ही पहुंचता है मेरे बेटा। हाँ, इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद फिर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, जितना टूटना होता है इक्विलिब्रियम तक टूट जाता है, ठीक है सर।
मान लो भाई पूरा तो टूटेगा नहीं, पूरा इसलिए नहीं टूटेगा क्योंकि आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्टेंट पूरा खत्म नहीं होता। मान लो इक्विलिब्रियम तक इसके 0.2 मोल टूट गए, 0.2 मोल टूट गए इक्विलिब्रियम तक, ठीक है सर, तो बच गया होगा इक्विलिब्रियम पर 0.8 मोल बर्तन में, 0.2 मोल टूट गया, ठीक है, तो 1 मोल टूट कर देता है, 1 मोल, 0.2 मोल टूट कर दिया होगा, 0.2 मोल, 1 मोल टूट कर देता है 1 मोल, तो ये 0.2 मोल टूट कर दिया होगा 0.2 मोल। इक्विलिब्रियम पर आ गई ना सबकी कंसंट्रेशन, बहुत बढ़िया। तो भाई सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता रहे थे आप, वो क्या होता है सर ये बताओ ना। तो सुनो, 1 मोल रिएक्टेंट में से कितने मोल रिएक्टेंट टूट गया अप टू इक्विलिब्रियम, इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। 1 मोल में से हम देख रहे हैं 0.2 मोल टूटा है, तो इस रिएक्शन में PCl5 का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 0.2 है मेरे बेटा। 1 मोल के लिए डिफाइन होता है अल्फा, 1 मोल रिएक्टेंट में से कितने मोल टूट गया, तो 1 में से तो 1 से कम टूटेगा, पूरा तो टूटेगा नहीं ना भाई, रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्टेंट पूरा खत्म नहीं होगा। और यही कारण है अल्फा की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है बेटा, क्योंकि अल्फा होता है 1 मोल में से कितने मोल टूटा, 1 मोल के लिए डिफाइंड है। ओके सर समझ में आ गया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल रिएक्टेंट। अब 1 मोल रिएक्टेंट में से तो 1 से कम ही टूटेगा भैया, तो ये होता है मेरे बेटा अल्फा। आ गया ना समझ में, और झूठ ना बोलो, एक क्वेश्चन करा दूं, करना चाहोगे तो चलो आओ एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन कराते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर, ठीक है। हाँ मान लो इनिशियली इन अ 1 लीटर वैसल, ठीक है, इन अ 1 लीटर वैसल 2 मोल each of A and B are taken, ठीक है भाई, A और B रिएक्टेंट है, ठीक है, A and B are taken which react as follows, ठीक है। रिएक्शन भी दे दिया मेरे बेटा इसने, रिएक्शन क्या है बहुत ध्यान से देखना, A गैस प्लस B गैस, ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है, ओ रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है भैया, ओके जी। अब ये कह रहा है इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए, if degree of dissociation of A is 0.6, ठीक है, then calculate Kc for the reaction, इस रिएक्शन का Kc बताओ। लो मेरे बेटा जी हो गया। ऐसे न्यूमेरिकल में आप आदि अनादि काल से अटकते आए थे, बट आज के बाद नहीं, ठीक है। तो चलो आओ, कैसे सोचना है मेरे बेटा, केसी निकालना तो बड़ा आसान है भाई, केसी कैसे निकालेंगे इस रिएक्शन का, बड़ा आसान है। केसी होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इन बर्तन एट इक्विलिब्रियम। हाँ इक्विलिब्रियम के समय की कंसंट्रेशन होती है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सबका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 1 है। लो जी ये इक्विलिब्रियम के समय की कंसंट्रेशन होनी चाहिए, ठीक है सर, केसी आ जाएगा। चलो आओ इक्विलिब्रियम के समय की निकालते हैं, आ जाओ मेरे बेटा। शुरुआत में 1 लीटर का बर्तन है, शुरुआत में ए की कंसंट्रेशन है 2 मोल है, बी के 2 मोल, प्रोडक्ट के तो शुरू में होगा नहीं। अब अल्टीमेटली हर रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है। ए का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है 0.6, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है 1 मोल में से कितने मोल टूटा, ध्यान रखना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है 1 मोल में से कितने मोल टूटा, तो 0.6 टूटा 1 मोल में से। जब 1 मोल में से 0.6 मोल टूटा तो 2 मोल में से कितना टूटेगा, 0.6 का डबल 1.2 मोल टूटेगा मेरे बेटा।
यहां आप में से कईयों ने गलती कर दी होगी, 0.6 मोल लिख दिया होगा यहां, 2 माइनस 0.6 नहीं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है एक मोल में से कितने मोल टूटा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर 0.6 है तो एक मोल में से 0.6 मोल टूटा, तो 2 मोल में से 0.6 का डबल टूटा होगा, 1.2 टूटा होगा, तो बच गया मेरे बेटा 0.8 मोल इक्विलिब्रियम पर। बहुत बढ़िया। इसका एक मोल खाता है इसके एक मोल को, बराबर को एक मोल खाता है एक मोल, तो इसका 1.2 खत्म हुआ है, तो 1.2 इसके भी 1.2 को खाएगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि एक खाता है एक को, तो 1.2 खत्म हुआ है तो वो भी इसके 1.2 को खत्म करेगा, तो ये भी बच गया 0.8 मोल। एक मोल देता है एक मोल बराबर, तो 1.2 मोल टूट कर दिया होगा, 1.2 लो जी मेरे बेटा कैसी आ गया इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि कंसंट्रेशंस आ गई आपको, क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है तो नंबर ऑफ मोल ही कंसंट्रेशन होएगा, क्योंकि नीचे में वॉल्यूम तो 1 1 हो जाएगा ना। तो सी की कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पर 1.2 मोल पर लीटर, डी की कंसंट्रेशन भी है 1.2 मोल पर लीटर, ए की कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पर 0.8 मोल, इक्विलिब्रियम के समय की कंसंट्रेशन। लो जी लो मेरे बेटा जी हो गया, ये हटाओ, हाँ डेसिमल हट गया, ये 4 दूनी 8 4 तिया 12, यहां भी 4 दूनी 8 4 तिया 12, 9/4 आ गया मेरे बेटा केसी इस रिएक्शन का। और झूठ ना बोलो मेरे शेरों, आ गया ना समझ में, बहुत बढ़िया मेरे बेटा। तो ऐसे करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है एक मोल में से कितना टूटा, एक मोल में से 0.6 टूटा है ए, तो 2 मोल में से 0.6 का डबल टूटा होगा 1.2, आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। तो मेरे बेटा जी को यहां तक समझ में आ गया, तो अब आई थिंक छोटे मोटे ये सब न्यूमेरिकल कर सकते हैं आप लोग। अब मैं एक चीज कराने जा रहा हूं अपने बच्चों को, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा। ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या होता है, चलो मैं सबको समझा देता हूं मेरे बेटा। आज के बाद ध्यान रखना, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन मैक्सिमम स्टेबल होता है इक्विलिब्रियम पर, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन मैक्सिमम स्टेबल होता है इक्विलिब्रियम पर। तो बेटा दुनिया में हर चीज इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहती है, तो क्योंकि रिएक्शन मैक्सिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होता है, तो हर बार हर रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे ही पहुंचना चाहेगा। वो फॉरवर्ड से भी अचीव कर सकता है इक्विलिब्रियम, बैकवर्ड से भी अचीव कर सकता है मेरे बेटा, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट हमेशा याद रखनी है साइड में, फिर बाद में बताऊंगा ली चैटेलियर क्या होता है। पहला, एनी रिएक्शन सिस्टम इज मैक्सिमम स्टेबल, बोलो ना मेरे साथ साथ, एनी रिएक्शन सिस्टम इज मैक्सिमम स्टेबल एट इक्विलिब्रियम, ठीक है सर, आ गया समझ में। तो बेटा अगर रिएक्शन मैक्सिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम पर है, तो हर रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम पे पहुंचना चाहेगा। तो एवरी रिवर्सिबल रिएक्शन always tends to achieve equilibrium। बहुत बढ़िया सर जी, आ गया समझ में, पक्का। एवरी रिवर्सिबल रिएक्शन ऑलवेज टेंड्स टू अचीव इक्विलिब्रियम। अब ली चैटेलियर क्या कहता है बेटा, इसी के आधार पे चीजों को बोलता है। ली चैटेलियर ये कहता है, अभी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है, बहुत स्टेबल होगा, हाँ, अगर आप इक्विलिब्रियम पर कोई भी चेंज करोगे रिएक्शन में, तो मतलब आप स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहे हो, इक्विलिब्रियम उसको पसंद नहीं करेगा, रिएक्शन उस चीज को पसंद ही नहीं करेगा, और रिएक्शन ऐसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा ताकि आपने जो भी चेंज किया है इक्विलिब्रियम पर उसका प्रभाव नकारात्मक हो जाए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ली चैटेलियर क्या कहता है, अगर आपने इक्विलिब्रियम पर कोई भी रिएक्शन में चेंज किया, रिएक्शन उसको नापसंद करेगा और ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ताकि आपने जो चेंज किया है उसका प्रभाव नकारात्मक हो जाए। अभी इसको समझाऊंगा मैं, बट पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसके कहने का मतलब अगर एक लाइन में देखें, एनी रिएक्शन टेंड्स टू अपोज, हमेशा अपोज करेगा अगर इक्विलिब्रियम पे आप कुछ भी चेंज करोगे, टेंड्स टू अपोज एनी चेंज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है भाई। अरे एक तरीके से लॉ ऑफ इनर्शिया है, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर तो बहुत स्टेबल है,
आपने इक्विलिब्रियम पे कोई भी चेंज किया तो मतलब स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो रिएक्शन उस चीज को पसंद नहीं करेगा और वो ऐसे फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव कर जाएगा ताकि आपने जो चेंज किया है उसका प्रभाव नकारात्मक हो जाए और वो फिर से इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा मेरे बेटा। ठीक है, अब कैसे, चलो मैं इसको करके दिखाता हूं, ऐसे नहीं होएगा। पहले मैं देखता हूं इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन चेंज करके, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है सर, करके देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा जी। क्या कह रहा है ये, मान लो जी ये बर्तन है, ठीक है सर, मान लिया जी बर्तन है, इसमें मान लो PCl5 था, ऑब्वियस है टूटेगा और थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। अभी इक्विलिब्रियम पर पड़ा हुआ है, इसका कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर बर्तन में PCl3 की कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम पर Cl2 की कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम पर बर्तन में PCl5 की कंसंट्रेशन। ठीक है सर, आ गया समझ में। अभी ये बहुत स्टेबल है, इक्विलिब्रियम पर है। अब आपने मेरे बेटा क्या किया, मान लो आपने इक्विलिब्रियम पर बर्तन में बाहर से Cl2 डाल दिया, तो आपने इक्विलिब्रियम पर Cl2 की कंसंट्रेशन बढ़ानी चाहिए, रिएक्शन इसको पसंद नहीं करेगा और जो आपने चेंज किया है उसके प्रभाव को नकारात्मक करेगा, उसका उल्टा करना चाहेगा। आपने अगर Cl2 बढ़ाया तो वो चाहेगा Cl2 इक्विलिब्रियम पर ना बढ़े। कब नहीं बढ़ेगा, जब ये बैकवर्ड आ जाएगा। तो आप जितना इसको बढ़ाना चाहोगे ये उसका उल्टा करता है हमेशा, ये उसको घटाना चाहेगा। और कब घटेगा, जब ये बैकवर्ड आएगा। अरे बैकवर्ड आएगा तो Cl2 खत्म हो रहा है ना, तो जैसे ही आप Cl2 डालोगे तो मेरे बेटा इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड आके फिर से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेगा। सेम वे अगर आप PCl5 डालते हो तो आप PCl5 की कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाह रहे हो, तो इक्विलिब्रियम चाहेगा कि जो आप कर रहे हो वो ना हो। आप अगर PCl5 डालोगे तो ये चाहेगा PCl5 ना बढ़े। कब नहीं बढ़ेगा, जब फॉरवर्ड चला जाएगा, तो फिर फॉरवर्ड जाके दोबारा से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेगा। तो तुम जो भी चेंज करते हो मेरे बेटा उसको अपोज करता है। दिस इज ली चैटेलियर प्रिंसिपल, और वो ऐसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा ताकि आपने जो चेंज किया है उसका प्रभाव नकारात्मक हो जाए और फिर से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेता है। अब जैसे आज के बाद ध्यान रखना, किसी भी रिएक्शन में अगर आप प्रोडक्ट डालोगे इक्विलिब्रियम पर तो वो चाहेगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ना बढ़े, क्योंकि आप प्रोडक्ट डाल के प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, तो वो चाहेगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ना बढ़े। कब नहीं बढ़ेगी, जब बैकवर्ड आ जाएगा। तो बैकवर्ड आके इक्विलिब्रियम शिफ्ट दोबारा से एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपने रिएक्टेंट डाला तो आप रिएक्टेंट को बढ़ाना चाह रहे हो, इक्विलिब्रियम उसको अपोज करेगा, वो चाहेगा रिएक्टेंट ना बढ़े। कब नहीं बढ़ेगा, जब फॉरवर्ड मूव, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड आके शिफ्ट हो जाएगा। आ गया समझ में। तो कंसंट्रेशन वाला तो बहुत आसान है और इससे ये बात समझ में भी आ गई। अब दूसरा देखना जहां बच्चे गलती करते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, मैं मेरे बेटा ऐसे शॉर्टकट आपको बता देता हूं, आंसर कभी गलत नहीं होगा। अगर मैं इक्विलिब्रियम पर वॉल्यूम चेंज कर दूं रिएक्शन में तो क्या असर पड़ता है। अब बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। मान लो जी ये बर्तन है, ठीक है, मान लो रिएक्शन फिर से यही ले लिया, PCl5 गैस PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। ठीक है सर, अभी इक्विलिब्रियम पर है और मान लो अभी इसमें पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। इसको मैं ऐसे ले लेता हूं, ठीक है जी, ओके सर, बिल्कुल सर, अभी पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है मेरे बेटा। अब आप क्या करते हो, आपने पिस्टन को लिया और नीचे दबा दिया, नीचे दबा दिया, तो मेरे बेटा वॉल्यूम कम हो जाएगा ना इस बर्तन का। हाँ सर, वॉल्यूम कम हो गया। तो वॉल्यूम कम होने पे सर तो क्या फर्क पड़ेगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा अगर आप वॉल्यूम चेंज कर रहे हो इक्विलिब्रियम, बट फिर से एस्टेब्लिश हो जाएगा फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करके। तो अब सर क्या होएगा, तो चलो मैं अब इसको बता देता हूं। इसका केसी लिखो मेरे बेटा। केसी कैसे लिखेंगे, सुनो, केसी लिखेंगे बर्तन में PCl3 की कंसंट्रेशन, उसको लिख सकता हूं इक्विलिब्रियम पर PCl3 के मोल बाय वॉल्यूम ऑफ बर्तन। ये PCl3 की कंसंट्रेशन हो गई। Cl2 की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर बर्तन में Cl2 के मोल बाय वॉल्यूम ऑफ बर्तन, बाय PCl5 की कंसंट्रेशन हो जाएगा PCl5 के मोल एट इक्विलिब्रियम बाय वॉल्यूम ऑफ बर्तन। V से V गया, Kc का एक्सप्रेशन आया 1/V
PCl3 के मोल, Cl2 के मोल एट इक्विलिब्रियम, PCl5 के मोल एट इक्विलिब्रियम। बहुत बढ़िया सर जी, क्लियर हो गया सर आत्मा में। अब सुनो मेरे बेटा, अगर मैं वॉल्यूम को घटाऊंगा, अगर मैं वॉल्यूम को घटाऊंगा ना मेरे बेटा, अगर मैं वॉल्यूम को घटाऊंगा तो हमेशा रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। मैं वॉल्यूम को घटाऊंगा तो रिएक्शन मेरे बेटा बैकवर्ड आएगा। अगर मैं वॉल्यूम को घटाऊंगा तो मेरे बेटा रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। सर हम कैसे याद रखें, आपने कैसे सोचा सर? तो घबराना मत मेरे बेटा, वॉल्यूम घटाने पर हमेशा कम मोल की तरफ जाओ, वॉल्यूम घटाने पर हमेशा मेरे बेटा कम मोल की तरफ जाओ। जहां भी गैस के मोल कम है, गैस के मोल कम। तो मेरे बेटा इसमें अगर हम वॉल्यूम घटाते हैं, अगर वॉल्यूम हम घटाएंगे तो मेरे बेटा ये बैकवर्ड जाएगा। तो ध्यान रखना, वॉल्यूम अगर घट रहा है तो गैस के कम मोल की तरफ जाना है आपको, हमेशा गैस के कम मोल की तरफ आपको जाना है। गैस के मोल कम कर दो, इस तरफ गैस के मोल कम थे तो वॉल्यूम घटाने पे गैस के कम मोल की तरफ जाना है। सेम वे अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूं मेरे बेटा, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा मेरे बेटा तो ये फॉरवर्ड जाएगा, तो गैस के हायर मोल की तरफ आगे बढ़ो। इसको अपनी आसमा में याद रखना, वी एन सेम डायरेक्शन में, बस खत्म हो गया। अगर गैस का, अगर किसी भी कोई भी रिएक्शन हो, जरूरी नहीं यही रिएक्शन होगा, कोई भी रिएक्शन हो मेरे बेटा, अगर वॉल्यूम घटता है, अगर वॉल्यूम मेरे बेटा घट रहा है तो आप हमेशा किसकी तरफ जाओ? आप कम मोल की तरफ जाओ। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मेरे बेटा गैस के ज्यादा मोल की तरफ भागना है आपको हमेशा। चलो अब इसमें देख लेते हैं, चलो भाई आंसर करके बताना मेरे को। N2 गैस प्लस 3H2 गैस इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3 गैस। चलो अब मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया, चलो अब जल्दी से बताओ, इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज, तो अब आप लोग सोच के बोलो, अगर वॉल्यूम बढ़ा देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन। आपको बताना है मेरे बेटा, अजीब बड़ा आसान है। केसी कैसे लिखेंगे? अमोनिया की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, अमोनिया के मोल बाय वॉल्यूम का स्क्वायर करना पड़ेगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर बनती है। नाइट्रोजन के मोल बाय वॉल्यूम, हाइड्रोजन के मोल एट इक्विलिब्रियम बाय वॉल्यूम ऑफ बर्तन। तो मेरे बेटा अब जल्दी से बोलो मेरे को, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं तो मेरे बेटा कहां जाएगा? ऑब्वियस है, हायर गैस के मोल की तरफ बैकवर्ड जाएगा मेरे बेटा। ध्यान रखना, V और N सेम डायरेक्शन में। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो गैस के ज्यादा मोल की तरफ जाओ, अगर वॉल्यूम घट रहा है तो गैस के कम मोल की तरफ जाओ। आज के बाद ये आंसर हमेशा सही करोगे आप। बहुत बढ़िया, V N सेम डायरेक्शन में। अब तीसरा आ जाओ, अगर इक्विलिब्रियम पर, अगर इक्विलिब्रियम पर मैं प्रेशर चेंज करता हूं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। अब इसको भी बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा जी, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कैसे करेंगे, अब बहुत ध्यान से देख लेना इसको, ठीक है। मान लो जी फिर से वही रिएक्शन ले लेता हूं, PCl5 गैस इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। आओ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब Kp के टर्म में लिखो। Kp लिखते ही मतलब अब एक्टिव मास को प्रेशर के टर्म में लिखना है। PCl3 का प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है सर। Cl2 का प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, वही प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, बट बस प्रेशर के टर्म में लिखना है एक्टिव मास। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के समय के प्रेशर। बहुत बढ़िया। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड एट इक्विलिब्रियम, अगर इस रिएक्शन में मैंने प्रेशर बढ़ा दिया एट इक्विलिब्रियम, जल्दी से बोलो मेरे बेटा कहां जाएगा? तो जीवन भर याद रखना, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो बैकवर्ड जाएगा। वॉल्यूम का उल्टा चलता है प्रेशर में। देखो वॉल्यूम में, वॉल्यूम बढ़ाने पर ज्यादा मोल की तरफ जाता था गैस के, यहां प्रेशर उल्टा चलता है वॉल्यूम से। हाँ, तो प्रेशर अगर बढ़ाओगे
तो मेरे बेटा वहां था V और N सेम डायरेक्शन में, यहां P और N अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। जीवन भर के लिए अपनी आत्मा में संभालो, अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो गैस के कम मोल की तरफ जाओ, उल्टा होता है। अगर प्रेशर घट रहा है तो गैस के ज्यादा मोल की तरफ जाओ मेरे बेटा। तो यहां प्रेशर बढ़ रहा है तो गैस के कम मोल की तरफ गए। जीवन भर याद रखना, V और N सेम डायरेक्शन में, P और N अपोजिट डायरेक्शन में, आंसर आ जाएंगे आपके हमेशा हमेशा के लिए। पक्का? मतलब इसमें इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाके फिर से दोबारा एस्टेब्लिश हो जाएगा, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। अगर प्रेशर घटाते तो मोल हायर मोल की तरफ जाता। Pn में उल्टा रहता है, Vn में सेम डायरेक्शन रहती है। V बढ़ रहा है तो गैस के मोल भी बढ़ेंगे, तो हायर मोल की तरफ जाना है। P और N में उल्टा होता है, अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो गैस के कम मोल की तरफ जाओ। पक्का? बट अब ये ठीक है सर, गैस वाला तो कर लेंगे, बट कई ना क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, ऐसे पूछ लेगा आपसे, ठीक है ना। जैसे अब मान लो यहां गैस नहीं है, मान लो ये बोल दिया H2O सॉलिड, ठीक है सर, इन इक्विलिब्रियम विद H2O लिक्विड। सर यहां तो गैस है ही नहीं इस इक्विलिब्रियम में। अब कह रहा है अगर प्रेशर बढ़ाएं, अगर प्रेशर बढ़ाएं तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अब सर इसमें कैसे बताएं, यहां तो गैस है ही नहीं सर, प्रेशर बढ़ाने पे तो कम मोल, गैस के कम मोल की तरफ, यहां गैस है ही नहीं। तो मेरे बेटा अगर गैस ना हो, सॉलिड सॉलिड लिक्विड या सॉलिड सॉलिड इक्विलिब्रियम हो या लिक्विड लिक्विड इक्विलिब्रियम, तो उसमें मेरे बेटा ध्यान रखना प्रेशर बढ़ाने पर, प्रेशर बढ़ाने पर लोअर डेंसिटी से हायर डेंसिटी जाओ। आइस आपको पता है लोअर डेंसिटी होता है, हाँ सर। वाटर की हायर डेंसिटी, अरे यही तो कारण है क्योंकि इसकी डेंसिटी लोअर होती है, आइस इसीलिए पानी पे तैरती है, हाँ सर। तो लो जी, प्रेशर बढ़ाने पर हमेशा लोअर डेंसिटी से हायर डेंसिटी की तरफ कूच करो मेरे बेटा, ऑलवेज। प्रेशर इंक्रीज करने पर, क्योंकि क्वेश्चन यही नहीं आएगा, वहां डेंसिटी दी होंगी आपको, है ना, यहां तो आपको पता ही है। तो प्रेशर अगर कभी भी बढ़ रहा है, कभी भी सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड या लिक्विड लिक्विड इक्विलिब्रियम है, तो वहां वो डेंसिटी देगा। इस वाले केस में तो आपको पता है। तो हमेशा ध्यान रखना प्रेशर बढ़ाने पर लोअर डेंसिटी से हमेशा हायर डेंसिटी की तरफ जाएगा। तो ये वाला भी कर लोगे। अब अगला आता है मेरे बेटा, सब लोग अब बहुत बहुत ध्यान से देखना, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस बेटा किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से रिएक्ट नहीं करती। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। तो बेटा इनर्ट गैस दो कंडीशन में डाली जा सकती है, क्वेश्चन में हमेशा मेंशन होगा। एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे डालेगा इनर्ट गैस, तो ध्यान रखना किसी भी रिएक्शन में इनर्ट गैस अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे डाल रहा है तो मेरे बेटा नो शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कदापि नहीं, नो शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस डालने से कुछ नहीं होता मेरे बेटा, कदापि कुछ नहीं होता। बट हां, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे डालता है, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे डालता है इनर्ट गैस, तब मेरे बेटा असर पड़ता है। तब कैसे असर पड़ता है, अब चलो वो भी मैं समझा देता हूं। मान लो जी ये बर्तन है, बहुत बढ़िया। मान लो ये रिएक्शन है, PCl5 गैस इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा जी, है ना, इसके लिए Kp लिखते हैं। देखो इनर्ट गैस ना इससे रिएक्ट करेगी, ना इससे ना इससे, बस वो गैस के टोटल मोल बढ़ा देगी। कोई भी इनर्ट गैस डालो, हीलियम, तो ना इसके मोलों पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इनसे रिएक्ट थोड़ी कर रही है, टोटल मोल बढ़ जाते हैं गैस के। तो चलो Kp का टोटल मोल से संबंध, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 हो जाएगा टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इन बर्तन एट इक्विलिब्रियम, PCl3 के मोल बाय टोटल मोल। वाह सर वाह। इधर क्या होएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई मिक्सचर होगा ना बर्तन में तीनों गैसों का, डाल्टन्स लॉ याद करो, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2, Cl2 के मोल बाय टोटल मोल। बहुत बढ़िया। PCl5 का पार्शियल प्रेशर होगा टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5, PCl5 के मोल बाय टोटल मोल। लो जी, एक PT बाय NT कट गया, PT बाय NT। ओके, अब मैं इनर्ट गैस डालूंगा,
तो टोटल मोल बढ़ जाएंगे, टोटल मोल बढ़ जाएंगे, तो ये घट गया। अरे बोलो ना, फॉरवर्ड आएगा, हायर मोल की तरफ जाओ। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर इनर्ट गैस डाल रहा है, ध्यान रखना कांस्टेंट प्रेशर भी असर होता है। इनर्ट गैस डाल रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो इनर्ट गैस डालने से आप और हायर मोल की तरफ आगे बढ़ो मेरे बेटा, हायर मोल की तरफ आगे बढ़ना है आपको, ठीक है ना, हायर मोल की तरफ आगे बढ़ना है गैस के, ठीक है। इनर्ट गैस डाल रहा है, ठीक है ना, इनर्ट गैस एडिशन, तो आंख बंद करके गैस के हायर मोल्स की तरफ आगे जाओ, सोचना ही नहीं है। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर इनर्ट गैस डाली तो गैस के हायर मोल की तरफ आगे जाओ, तो ये फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम जाके दोबारा से एस्टेब्लिश हो जाएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कांस्टेंट प्रेशर पे अगर इनर्ट गैस डाल रहा है तो आप गैस के जहां हायर मोल है उस तरफ भाग जाओ, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। आ गया समझ में? और झूठ ना बोलो। तो मेरे बेटा सबको समझ में आ गया, वी और एन सेम डायरेक्शन में, पी और एन उल्टा होता है। प्रेशर अगर घटा रहा है तो गैस के हायर मोल की तरफ भागो, प्रेशर बढ़ा रहा है तो गैस के लोअर मोल की तरफ भागो। कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस डालने से कभी कोई चेंज नहीं होता, इक्विलिब्रियम की पोजीशन शिफ्ट नहीं होती। कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस डालने से हमेशा हायर मोल की तरफ भागो आप, ठीक है, जहां गैस के हायर मोल है उधर ही भागेगा इक्विलिब्रियम। अब अगला, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है सर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से तो बेटा केसी ही चेंज हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ही चेंज हो जाती है मेरे बेटा, ठीक है ना। हाँ वो कैसे होती है, चल मैं बता देता हूं, बहुत ध्यान से देखना। टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वेरिएशन का फॉर्मूला है ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच बाय आर टी। इसको अपनी आत्मा में संभालो मेरे बेटा। डेल्टा एच इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, पिछली क्लास थर्मोडायनेमिक्स की मैंने कराई थी। तो ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है, जिस रिएक्शन का केसी निकालना है कि उसमें कितना हीट चेंज आया है। अब रिएक्शन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। बहुत बढ़िया। एक्सोथर्मिक वो होते हैं जिनमें हीट इवॉल्व होती है, ठीक है सर, हीट इज इवॉल्व। और हीट अगर इवॉल्व हो रही है तो डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव, सिस्टम की एनर्जी घट रही है। एंडोथर्मिक में मेरे बेटा हीट एब्जॉर्ब होती है, तो इसका डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि एब्जॉर्ब हुई है हीट तो एनर्जी बढ़ गई है सिस्टम की, तो डेल्टा एच पॉजिटिव आता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने का दोनों रिएक्शंस पे अलग अलग असर पड़ता है मेरे बेटा, बिल्कुल अलग अलग। अगर इसमें एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर घटाओगे और टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका केसी घटता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका केसी घटता है मेरे बेटा एक्सोथर्मिक का। एंडोथर्मिक का टेम्परेचर बढ़ाने पर केसी बढ़ता है। एंडो एंडो एंडो, ऐसे याद रखो ना, ऐसे याद रखो क्या, डेक्सो, हाँ हाँ हाँ, ऐसे याद रखना मेरे बेटा, डेक्सो टिंडो, जीवन भर याद रहेगा, ठीक है ना, डेक्सो और टिंडो। हाँ अब ध्यान रखना, हाँ टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एक्सो डिक्रीज होता है केसी, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मेरे बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे तो मेरे बेटा ये इंक्रीज हो रहा है, टेंडो नहीं टिंडो लिख लो, ठीक है, ताकि कंफ्यूज हो जाए। डेक्सो एंड टिंडो, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो मेरे बेटा इंक्रीज होता है एंडो, ठीक है, ऐसे याद रखना, डेक्सो टिंडो, डेक्सो टिंडो, डेक्सो टिंडो। तो मेरे बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एक्सो का डिक्रीज होगा केसी, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एंडो का इंक्रीज होगा केसी। याद कर लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे बेटा, ठीक है, टिंडो डेक्सो, ठीक है भाई। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इंक्रीज होता है एंडो का, ठीक है, हाँ, और डिक्रीज होता है मेरे बेटा एक्सो का, ठीक है, बहुत बढ़िया, टिंडो डेक्सो, बहुत बढ़िया। अब सुनो, तो मेरे बेटा जीवन भर याद रखना, कोई भी रिएक्शन है, मान लो ऐसे, मान लो मैंने एक रिएक्शन ले लिया, पूरा फोकस यहां,
पूरा फोकस यहां मेरे बेटा। इस रिएक्शन का जनरली जब भी टेम्परेचर पूछेगा तो दिया होगा वो एंडोथर्मिक है या एक्सो है। मान लो ये ऐसे दिया हुआ है, तो इसका फॉरवर्ड का इसने दे रखा है कि ये एक्सो है, ये फॉरवर्ड का दिखाता है बेटा, डेल्टा एच नेगेटिव मतलब ये एक्सोथर्मिक है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, और हाँ एक चीज याद रखना, कोई रिएक्शन अगर फॉरवर्ड में एक्सो है तो याद रखना वो बैकवर्ड में एंडो होगा, एंड वाइसा वर्सा। अगर फॉरवर्ड में एंडो है तो बैकवर्ड में वो एक्सोथर्मिक होगा, पक्का। अब टेम्परेचर बढ़ाने पर ना हमेशा एंडोथर्मिक डायरेक्शन में भागो, एंडोथर्मिक डायरेक्शन इज फेवर्ड। जब भी टेम्परेचर बढ़ाए एंडोथर्मिक डायरेक्शन फेवर्ड, ठीक है। जब भी टेम्परेचर बढ़ाए टिंडो, अरे ऐसी देख लो, टेम्परेचर बढ़ाए इंक्रीज करे तो इंडो में भागो, इंडोथर्मिक। डेल्टा एच के साइन से पता लग गया फॉरवर्ड में एक्सो है तो बैकवर्ड में एंडो होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड भागेगा। सेम इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो मेरे बेटा एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में भागो। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में भागो मेरे बेटा, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, ठीक है मेरे बेटा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो एक्सो में भागो, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो हमेशा एंडो में भागो। ऐसे याद रखना है, टिंडो टेम्परेचर इंक्रीज एंडो भागो, टेम्परेचर डिक्रीज एक्सो भागो। आ गया समझ में? अब देखो कोई भी देख के बता दोगे, क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा, मान लो रिएक्शन ये है, एक्स गैस इन इक्विलिब्रियम विद वाई गैस, मैंने दे दिया इसका डेल्टा एच है मान लो +100, मेरे बच्चे डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब फॉरवर्ड में एंडो हो गया, ये फॉरवर्ड का दिखाता है मेरे बेटा, फॉरवर्ड में अगर एंडो है तो बैकवर्ड में एक्सो हो गया। मैं कह रहा हूं टेम्परेचर, अब देखो आपको पता ही है टिंडो डेक्सो, टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो बैकवर्ड जाएगा एक्सो में जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एंडो में जाएगा, इस वाले में फॉरवर्ड आ गया। तो जो डेल्टा एच साइन आगे लिखा होता है रिएक्शन का वो फॉरवर्ड का दिखाता है, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड में एंडो है तो बैकवर्ड में एक्सो हो जाएगा। टिंडो डेक्सो टिंडो डेक्सो टिंडो डेक्सो, टेम्परेचर का कोई भी क्वेश्चन अब चुटकियों में कर दोगे, और झूठ ना बोलो, ली चैटलियर को पटक पटक के मारोगे अब आप बहुत आसानी से। आ गया ना मेरे बेटा समझ में? झूठ ना बोलो, शाबाश मेरे बच्चे। अब मेरे बेटा इसमें एक चीज मैं और अपने बच्चों को कराता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है, कर लोगे ना आप? टेम्परेचर पे डिपेंडेंस आ गई ना समझ में? टेम्परेचर इंक्रीज हो तो एंडो द डायरेक्शन में भागो, टेम्परेचर डिक्रीज हो तो एक्सो की डायरेक्शन में भागो। ली चैटलियर के सारे आंसर अब चुटकियों में कर सकते हो मेरे बेटा जी आप। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, ये सारा आपको समझ में आ चुका है मेरे बेटा, ठीक है। अब मैं इसमें एक चीज और कराता हूं, कंसंट्रेशन कोशेंट या रिएक्शन कोशेंट क्या होता है इसका क्या यूज है सर? चलो बताता हूं मेरे बेटा। कंसंट्रेशन कोशेंट या रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, इसको अपन क्यूसी से दिखाते हैं, ठीक है। चलो बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, हमेशा ध्यान रखना इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन से अचीव हो सकता है, डायनेमिक होता है, फॉरवर्ड से भी और बैकवर्ड से भी। चलो ठीक है सर, मान लो जी एक रिएक्शन है, ठीक है ना, मान लिया इस प्रकार, ए गैस, ठीक है, ए गैस प्लस बी गैस इन इक्विलिब्रियम विद सी गैस, मान लिया इस प्रकार कोई बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है सर। और मान लो शुरू में ही आपको मेरे बेटा इसके दिए हुए मान लो 2 मोल, 1 लीटर का बर्तन है, इसके मान लो 1 मोल दिए हैं, इसके 4 मोल दिए हैं और इसके मान लो 2 मोल दिए हैं शुरू में ही। सर ये क्यों बता रहे हो आप, तो रिएक्शन क्वेश्चन बताना चाह रहे थे, वो क्या होता है चलो मैं बताता हूं। सब लोग अब बहुत ध्यान से देखना, क्यूसी कुछ नहीं है, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है, बस मैथमेटिकल फैक्टर होता है जस्ट लाइक केसी, और इसका एक्सप्रेशन बिल्कुल केसी की तरह ही होता है। केसी तो सर ऐसे लिखते हैं, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम,
तो इसको भी ऐसे ही लिखते हैं, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। सर तो केसी हो गया ना? नहीं मेरे बेटा, फर्क है जमीन आसमान का। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1 1 1 लग रहा है। तो क्यूसी बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं जैसे केसी है, बस एक फर्क है, केसी में जो ये कंसंट्रेशन होती है एट इक्विलिब्रियम के समय की होती हैं, क्यूसी में ये कंसंट्रेशन किसी भी समय की हो सकती है, कंसंट्रेशन एट एनी टाइम। ओ डिफरेंस समझ में आ गया सर। क्यूसी बिल्कुल केसी की तरह ही होता है, बस फर्क ये है इसमें ये कंसंट्रेशन किसी भी समय की हो सकती है। और जीवन भर याद रखना, हमेशा रिएक्शन क्योंकि इक्विलिब्रियम पे जाना चाहता है, तो क्यूसी का एक्सप्रेशन भी अल्टीमेटली चेंज हो के केसी के बराबर हो जाता है। क्यूसी ऑलवेज ट्राइज टू बिकम इक्वल टू केसी। सर इसका यूज क्या है? इसका ये यूज है कि अगर हमें शुरू में ही रिएक्टेंट भी दे रखा है और प्रोडक्ट भी, तो हमें कैसे पता लगे कि नेट आगे से तोड़ के इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा या पीछे से तोड़ के इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो दोनों डायरेक्शन से अचीव हो सकता है। अगर शुरू में केवल रिएक्टेंट होते तो ऑब्वियस हमें पता है आगे जाके इक्विलिब्रियम अचीव होता, बट शुरू में रिएक्टेंट भी है प्रोडक्ट भी है, तो अपन को नहीं पता कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाके अचीव होगा इक्विलिब्रियम या बैकवर्ड जाके, तो हम क्यूसी निकाल लेते हैं शुरू में ही। और मान लो केसी तो फिक्स होता है, मान लो इस रिएक्शन का केसी आपको दिया हुआ है मान लो 4, ठीक है मेरे बेटा, ठीक है। अब चलो आओ मैं इसका क्यूसी निकालता हूं, मुझे नहीं पता नेट फॉरवर्ड जाके अचीव होगा इक्विलिब्रियम या बैकवर्ड जाके, तो क्यूसी क्या होगा शुरू में ही बेटा निकाल लो। बर्तन में सी की कंसंट्रेशन 4, डी की 2 है, ए की 2 है, बी की 1 मोल पर लीटर, क्योंकि 1 लीटर है मोल ही कंसंट्रेशन हो गया। लो जी क्यूसी 4 ही आ गया ना यहां पर, हाँ सर क्यूसी 4 ही आ गया और केसी भी 4 है, तो इसका मतलब ये अभी इक्विलिब्रियम पर ही है। अगर क्यूसी केसी के बराबर है तो मतलब रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, तो ना नेट फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड, तो अब ये कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो सकती क्योंकि क्यूसी केसी के बराबर है, मतलब इक्विलिब्रियम ही है पक्का। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन और कराता हूं मेरे बेटा, आप लोगों ने बताना है, मैंने नहीं बताना मेरे बेटा, ठीक है। एक्स गैस इन इक्विलिब्रियम विद 2y गैस, और इस रिएक्शन का केसी दिया है मेरे बेटा 1, और मान लो शुरू में ही 1 लीटर का बर्तन है, इसके मेरे बेटा आपके 2 मोल दे रखे हैं और इसके मेरे बेटा जी आपको दे रखे हैं मान लो 4 मोल, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं बताओ इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाके अचीव होगा या बैकवर्ड जाके, तो घबराओ मत, आपको नहीं पता नेट आगे से तोड़ना है क्योंकि अल्टीमेटली तो इक्विलिब्रियम तक जाएगा, तो बेटा क्यूसी निकाल लो। क्यूसी बिल्कुल वैसे ही एक्सप्रेशन है जैसा केसी, बर्तन में y की कंसंट्रेशन का स्क्वायर बाय बर्तन में x की कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन किसी भी समय की हो सकती है। चल शुरू में क्यूसी निकाल लिया, और क्यूसी हमेशा ध्यान रखना केसी के बराबर होना चाहता है। शुरू में y की कंसंट्रेशन है 4 मोल पर लीटर का स्क्वायर करना पड़ेगा, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। x की कंसंट्रेशन उसका पावर तो 1 ही रहेगा, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, 16 बाय 2, ये 8 आ गया क्यूसी। क्यूसी बट हमेशा केसी के बराबर होना चाहता है, क्यूसी 8 है केसी 1 है, केसी तो कभी चेंज होता नहीं, तो क्यूसी ही घटना पड़ेगा, क्यूसी को घटना पड़ेगा, क्यूसी केसी से ज्यादा है, हाँ सर क्यूसी को केसी के बराबर होना पड़ता है हमेशा, तो क्यूसी को घटना पड़ेगा। क्यूसी कब घटेगा? जब y कम होगा और x बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली क्यूसी केसी के बराबर ही होता है, तो मेरे बेटा क्यूसी को कम होना पड़ेगा, अभी ज्यादा है शुरू में 8 है, उसको 1 होना पड़ेगा तो घटना पड़ेगा, तो उसके लिए न्यूमरेटर को घटाना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो y को घटना पड़ेगा। y कब घटेगा? जब बैकवर्ड, तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आके अचीव होगा मेरे बेटा। और झूठ ना बोलो, अगर क्यूसी केसी से ज्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाके इक्विलिब्रियम अचीव करता है मेरे बेटा, रिएक्शन बैकवर्ड मूव कर रहा है, इसका मतलब अगर क्यूसी कम होता तो क्यूसी को बढ़ना पड़ता, तो फिर फॉरवर्ड जाके अचीव होता इक्विलिब्रियम। आ गया समझ में रिएक्शन क्वेश्चन? और इसका यूज तब होता है जब शुरू में रिएक्टेंट भी दिए हों और प्रोडक्ट भी दिए हों, ठीक है मेरे बेटा। आई थिंक आपको बेटा इस चैप्टर की जो मेन बातें थी आई थिंक समझ में आ गई, और एक चीज मैं छोटी सी और करा देता हूं,
ध्यान से देखना मेरे बेटा जी। एक चीज मैं अपने बच्चों को और करा देता हूं, बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? ठीक है, ये कोई एड्स की टेंशन मत लो मेरे बेटा। ठीक है, हाँ, ये मैंने वहां पे मतलब कर दिया है कॉपी, इसलिए परेशान नहीं होना है, ठीक है? हाँ, ठीक है भाई। तो चलो, कॉपी हो गया है वो, इसलिए टेंशन नहीं लेना है उसमें आप लोगों को, ठीक है? बहुत बढ़िया सर। अब सब लोग बेटा बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है? तो चलो, अब मैं अपने बच्चों को एक चीज और कराता हूं, बस एक चीज और कर लो। मैंने आपको बताया केसी का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच बाय आर टी। ओके, अब ये कई बार क्या करता है, आपसे बेटा ग्राफ बनाने के लिए बोलता है, ठीक है? एनसीईआरटी में क्योंकि दिया हुआ है तो मैं आपको करा देता हूं। ये कहता है एल एन के सी वर्सेस 1/t ग्राफ बनाओ। तो बिल्कुल नहीं घबराना मेरे बेटा, दोनों तरफ एल एन ले लो। एल एन ले लेंगे तो एल एन के सी, और नेचुरल लॉग लेने से याद रखना हमेशा एक्सपोनेंशियल हट जाता है, ठीक है सर? बाय आर टी। तो लो मेरे बेटा, अब इक्वेशन आ गई, एल एन के सी इज ऑन वाई एक्सिस, बहुत बढ़िया, 1/t इज एक्स एक्सिस, बहुत बढ़िया। तो ये स्लोप एक्स में जो भी मल्टीप्लाई होता है स्लोप, और वाई इंटरसेप्ट मेरे बेटा यहाँ पे जीरो, ऐसे ऑलमोस्ट कुछ होता है, ठीक है ना? तो मेरे बेटा स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप विथ सम वाई इंटरसेप्ट, ठीक है ना? चलो जीरो ही मान लो, एल एन के सी तो मैं कहीं भी जीरो ले सकता हूँ, ठीक है? तो लो जी, स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप, तो इस प्रकार का मेरे बेटा ग्राफ बनता है। इसको हमेशा ध्यान रखना, एल एन के सी वर्सेज 1/t ग्राफ ऐसा बनेगा, पक्का? हाँ, बहुत बढ़िया। तो आई थिंक मेरे बेटा आज आपको बेटा इक्विलिब्रियम के सारे बेसिक फंडे आपको आए समझ में। अब इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो एक मैंने मिनिमम टाइम में बेटा आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करने की कोशिश करी है, और आई थिंक इसमें बहुत कुछ सीखे होंगे, बेसिक्स आपके क्लियर हुए होंगे। तो बेटा ऐसे ही पढ़ते रहो अच्छे से। तो ये रिवीजन का एक तरीका था बस, है ना? बाकी तो मेरे बेटा डिटेल में पढ़ना है, तो हमारे बैचेस हैं वहां पे बहुत डिटेल में सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ाई हुई हैं। तो बेटा इसको रिवीजन करो, इसका फायदा उठाओ, इस सीरीज का बहुत यूजफुल होनी है रिवीजन के लिए। और मिलते हैं बेटा अगली क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ, और ऐसे ही पढ़ते रहो। पूरा दम है आप में डॉक्टर बनने का, बन सकते हो, अपने ऊपर विश्वास करना मत छोड़ना, पढ़ते रहो, मचाते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन ओके टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।